हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मटेरियल कॉस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल में यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल के बारे में भी बात हो जाएगी और इनडायरेक्ट मटेरियल, दोनों मटेरियल के यहाँ पर कवर होंगे। सबसे पहला जो टॉपिक इसमें आता है, ये थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है चैप्टर। थ्योरेटिकल इन दैट सेंस एक आधा क्वेश्चन थ्योरी का इसमें से आ जाता है और इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा मटेरियल का, छोटे छोटे क्वेश्चन ईओक्यू वगैरह वाले क्वेश्चन बनेंगे। 99% ये है कि इसमें से क्वेश्चन ईओक्यू का ही आएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ही आएगा 99%। बाकी एक आधा क्वेश्चन हो सकता है थ्योरी का आ जाए। ठीक, अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है तो स्टोर लेजर को आप स्किप कर सकते हो। अगर आपकी टाइम की शॉर्टेज है, बहुत रेयर चांस है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। मतलब मैं आपको तो बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इतना चैप्टर है, स्टोर लेजर में बड़ा टाइम लग रहा है, तो डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम, एक बार कर लेना, बार बार उसके ऊपर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मटेरियल कंट्रोल में इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है मटेरियल कंट्रोल का? ये तो सिंपल है कि आप चाहते हो कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें जो इंटरप्शन हो रही है वो मिनिमम हो, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की ऑलवेज बनी रहे। मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी, आपको ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आपको मटेरियल कंट्रोल करना पड़ता है। मटेरियल कंट्रोल का मतलब होता है कि आपको खरीदने से लेकर उसके यूसेज तक सबको मैनेज करना है। उसके खरीदने से उसको यूसेज तक सबको मैनेज करना है, ताकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बिना इंटरप्शन से चलता रहे, आपकी मटेरियल कॉस्ट मिनिमम हो जाए, वेस्टेज रिडक्शन हो जाए। इतना ही पढ़ना है आपने, इसकी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का आएगा। आपको मान लो 6 पॉइंट लिखने हैं तो एक एक पॉइंट लिखोगे, सामने एक एक लाइन लिखोगे। पॉइंट आपके याद होने चाहिए। अंदर का मटेरियल खुद से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जामिनर ने पॉइंट चेक करने हैं कि आपने बाहर वाले पॉइंट सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस कि अंदर क्या लिखा हुआ। आपको पता ही है कि इंटरप्शन और प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या होगा, कि प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट ना आए, ताकि टाइमली मटेरियल अवेलेबल हो, स्टॉक आउट ना हो। बेसिकली इसका मतलब ये है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल खरीदने से यूसेज में खरीदने की कॉस्ट मिनिमम अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे तो आपके मटेरियल को खरीदने की कॉस्ट में सारा खर्चा आता है। खरीदने से लेके आपको दरवाजे तक पहुंचने तक के सारे खर्चे आएंगे, वो ऑप्टिमम होने चाहिए, मिनिमम हो, तभी होगा जब पहले से प्लान करके चलोगे। वेस्टेज आपकी नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज कम हो, ये इसमें भी आपको मटेरियल कंट्रोल करना पड़ता है। आपके पास राइट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो अबाउट द वेंडर, कहाँ मटेरियल अवेलेबल है, किस किस कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल है, ये भी इसका पार्ट है, ताकि आपको सही राइट प्राइस पर मटेरियल मिल जाए। आपके ऑर्डर टाइमली कंप्लीट हो, स्टॉक आउट ना हो, टाइमली आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो जाए, ताकि आपकी जो मटेरियल जो ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट करने हैं वो टाइमली एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ये आपको याद करने हैं पहले वाले पॉइंट्स। इसमें से मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। ठीक, मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या आता है? प्रोक्योरमेंट कंट्रोल आता है, स्टोरेज कंट्रोल आता है और यूसेज कंट्रोल आता है। प्रोक्योरमेंट कंट्रोल मतलब आप खरीदने का सारा प्रोसेस उसमें कंट्रोल करोगे। स्टोरेज में आपने पढ़ा होगा कि वो हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक लेवल सेटअप कर देते हैं। और यूसेज कंट्रोल में हम लोग वो FIFO वेटेड एवरेज वगैरह वो कर लेते हैं। तीनों चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। प्रोक्योरमेंट में क्या करते हैं, हम लोग खरीदने का पूरा प्रोसेस मॉनिटर करते हैं और एक एक चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। और स्टोरेज में मैंने आपको बताया कि हम लोग स्टोरेज में हम लोग ABC भी कर सकते हैं और रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं, आपको याद होगा। और वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल में क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। और हम लोग स्टॉक लेवल भी सेटअप कर सकते हैं, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक, ये भी मेंटेन कर सकते हैं। ये सारे का सारा स्टोरेज कंट्रोल में आ जाता है। और यूसेज कंट्रोल में हम लोग, आपको याद होगा, FIFO मेथड फॉलो कर सकते हैं, वेटेड एवरेज फॉलो कर सकते हैं, उसमें वो चीजें कवर हो जाती है। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर क्या हो रहा है, बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है। प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको याद करना है कि बिल ऑफ मटेरियल क्या होगा, मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होगा। बिल ऑफ मटेरियल क्या होगा याद है? जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो आपका जो भी डिपार्टमेंट प्लानिंग करता होगा वो आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किस टाइप का मटेरियल, किस टाइप का लेबर, किस टाइप की क्वांटिटी और किस टाइप की क्वालिटी चाहिए होगी। उसके लिए एक जो आपका नोट बनाएगा वो दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ मटेरियल। मटेरियल स्पेसिफिकेशन लिस्ट होगी, जिसमें मटेरियल की लिस्ट के साथ साथ लेबर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, मटेरियल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंशन होगी, लेबर की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मेंशन होगी, अदर चीजें क्या क्या जरूरत पड़ेगी उस मटेरियल, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे का सारा इसमें बिल ऑफ मटेरियल में मेंशन होगा। क्लियर? इसका जो फॉर्मेट है ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। कईयों के लिए फॉर्मेट अलग होता है, कई लोग दूसरा फॉर्मेट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज शेयर्ड विद अदर कंसर्न डिपार्टमेंट। ये सबके साथ शेयर किया जाता है। वंस यू क्रिएट द बिल ऑफ मटेरियल, ये बिल ऑफ मटेरियल
आपका मार्केटिंग के साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, स्टोर के साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर कर दिया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन वाले को पता होना चाहिए कि जो चीज बन रही है वो बिल ऑफ मटेरियल में जो मेंशन है और जो आप यूज कर रहे हो कौन सा मटेरियल यूज करना है उसको पता होगा बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू। स्टोर डिपार्टमेंट को पता होगा, उसको वो इंश्योर करेगा कि जो बिल ऑफ मटेरियल में क्वांटिटी और क्वालिटी लिखी है उसके पास अवेलेबल हो। परचेज डिपार्टमेंट को, मार्केटिंग वाला मतलब परचेज डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि जो खरीदवाया जा रहा है मटेरियल वो बिल ऑफ मटेरियल में दिए गई क्वांटिटी और क्वालिटी से ही कोई खरीद रहा है, कुछ और ही ना खरीद ले, इसलिए उसके पास भी बिल ऑफ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को ये पता होना चाहिए कि जिस मटेरियल के लिए वो पेमेंट कर रहे हो वो वही मटेरियल है जो बिल ऑफ मटेरियल में इंडिकेट किया गया है, तो इसलिए ये सबके साथ शेयर होता है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट का मतलब होता है कि अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपको मालूम होगा कि सारे का सारा मटेरियल कौन खरीद के रख लेता है, स्टोर डिपार्टमेंट खरीद के रख लेता है, और जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल की जरूरत होती है तो वो स्टोर डिपार्टमेंट से मटेरियल की रिक्वायरमेंट करता है, तो उसके लिए जो वो नोट इशू करता है, जो इनवॉइस लगा लो या जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है उसे मटेरियल रिक्विजिशन नोट बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट और बिल ऑफ मटेरियल में अंतर होता है, ये आप जानते हो क्या क्या अंतर होता है। नेक्स्ट, परचेज रिक्विजिशन, मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर हम लोग सेंट्रलाइज परचेज करते हैं, सेंट्रलाइज परचेज करने का मतलब होगा कि सारी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी परचेज करती है, तो जो परचेज डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज होता है, तो परचेज डिपार्टमेंट को अगर परचेज करना है, स्टोर डिपार्टमेंट उसको परचेज रिक्विजिशन इशू करता है। ठीक, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमारे पास मटेरियल कम हो गया है, खत्म हो रहा है, बिल ऑफ मटेरियल को चेक करता है, वो जो मटेरियल चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है, अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल। तो परचेज डिपार्टमेंट किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, कितनी देर में चाहिए, वो सब इंडिकेट होता है इसमें। तो वो आपकी जो एक नोट बनता है, जो भी इनवॉइस बनता होगा या डॉक्यूमेंट बनता होगा वो आपका परचेज रिक्विजिशन होगा, जिसमें हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे टू द परचेज डिपार्टमेंट टू परचेज दैट क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, इनवाइट करता है। ठीक है, प्रपोजल्स इनवाइट करता है। उसके बाद फिर जो भी प्रपोजल्स इन्विटेशंस आते हैं उनमें से जो लीस्ट कॉस्ट वाला या बेस्ट क्वालिटी और लीस्ट कॉस्ट वाला कोटेशंस है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और फिर हम उसको परचेज ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं कि आपसे ही खरीदेंगे। ये सब चीजें इतनी पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा पता होने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल आपके पास आ जाएगा, आप उसको रिसीव करोगे, आप उसकी इंस्पेक्शन करोगे। गुड्स रिसीव नोट आएगा। गुड रिसीव नोट का मतलब आप वेंडर को इंडिकेट करोगे कि ये क्वांटिटी और क्वालिटी आपने रिसीव कर ली है, तो गुड रिसीव नोट का मतलब ये होता है। ठीक, मटेरियल रिटर्न नोट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए गुड रिसीव नोट, देखो दो चीजें होती हैं, आपके पास मटेरियल आ गया और आपने उसकी इंस्पेक्शन की और यू फाइंड की कुछ मटेरियल आप बेकार है, खराब है या नहीं है, उसको आप रिसीव नोट इश्यू नहीं करोगे। आपने 10,000 kg का इनपुट आउटपुट भेजा, मेरे पास आया, मेरे को लगा कि 500 kg तो खराब है, तो मैं गुड रिसीव नोट ही 9500 का इशू करूंगा, तुम्हारा रिटर्न की पॉइंट ही नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए मैं जल्दबाजी में आपको 10,000 यूनिट्स का गुड रिसीव नोट इशू कर दूंगा, लेटर ऑन आई रियलाइज कि इसमें 500 यूनिट तो खराब है, देन मुझे गुड रिटर्न नोट इशू करना पड़ेगा। दोनों में फर्क समझ में आया? अगर मान लीजिए आपने मटेरियल इशू किया, आपने मटेरियल सप्लाई किया, अगर तो मैंने पहले से ही उसकी इंस्पेक्शन कर ली और 500 यूनिट्स में पाए गए कि वो खराब है, तो मैं 500 यूनिट्स को रिसीव ही नहीं करूंगा, गुड रिसीव नोट ही नहीं इशू करूंगा, मैं 9500 का गुड्स रिसीव नोट इशू कर दूंगा। लेकिन बाई चांस ये होता है कि मैं जल्दबाजी में पूरे के पूरे रिसीव कर लेता हूं, तो गुड रिसीव नोट तो 10,000 का इशू हो गया, लेकिन लेटर ऑन आपको लगता है कि इसमें से ये वाले यूनिट तो खराब हो गए हैं, तो उस वाले यूनिट्स के लिए हम लोग गुड्स रिटर्न नोट इशू कर देते हैं, तो वो गुड्स रिटर्न नोट तब इशू होता है। क्लियर है? या मटेरियल रिटर्न नोट तब इशू होता है। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आप उसकी चेकिंग करते हो और फिर अगर मटेरियल सही होता है तो आप उसको पास, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है ऑटोमेटिकली उसको पास कर देता है बिल ऑफ पेमेंट करने के लिए। अब ना नेक्स्ट, ये इसका क्वेश्चन एक आधी बार आया हुआ है कि वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसिप्ट, आपका जो मटेरियल रिसीव है उसमें कौन कौन से खर्चे जुड़ेंगे। अगर आप मटेरियल कॉस्ट की वैल्यू निकालोगे उसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं, सारे के सारे आते हैं। सबसे पहले यहां हमने लिखा भी हुआ है, ये देखिए, शुरू से लेके एंड तक के सारे खर्चे आने हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, इनवॉइस वैल्यू लोगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे। कैश डिस्काउंट आपने माइनस नहीं करना, कभी भी माइनस नहीं करना, कैश डिस्काउंट माइनस नहीं करना, ये आपका नेट इनवॉइस प्राइस आएगा। इसमें कस्टम ड्यूटी ऑलवेज ऐड होगी, कस्टम ड्यूटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता।
ठीक है, तो ये आपके पास जीएसटी नंबर है नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप कस्टम ड्यूटी ऑलवेज कॉस्ट का पार्ट बनाओगे और जो अमाउंट आएगी जीएसटी उसके ऊपर ऐड करोगे। जीएसटी की अमाउंट गिवन होती है, वैसे मैं आपको बताऊं जीएसटी इस अमाउंट पे निकलता होता है, कस्टम ड्यूटी ऐड होने के बाद जीएसटी निकलता होता है। ठीक है, वैसे लिखा होता है जीएसटी इनवॉइस प्राइस पर है, किस पर है, और अगर जीएसटी के बारे में मेंशन नहीं है तो जीएसटी इस प्राइस पर निकलता होता है। अगर उसने लिखा कि इनवॉइस प्राइस पर है तो नेट इनवॉइस प्राइस के ऊपर जीएसटी निकाल लेना। अदरवाइज प्रैक्टिकली आपके पास कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, फिर जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर जीएसटी की कैलकुलेशन होती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना, वैसे वहां लिखा ही होता है हर क्वेश्चन में कि इनवॉइस प्राइस के ऊपर है। दूसरी बात, जीएसटी क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो अज्यूम कर लेना कि आपके पास जीएसटी नंबर है, इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, अगर नहीं मिलेगा तो आप उसको कॉस्ट का पार्ट बना दोगे। उसके बाद आकी ये टोटल कॉस्ट। अब रास्ते के सारे खर्चे आपने ऐड करने हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैरी इनवर्ड, इंश्योरेंस कॉस्ट, ट्रांजिट इंश्योरेंस कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग की कॉस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, टोल टैक्स, पैकिंग कॉस्ट। ये पैकिंग कॉस्ट जब भी आपने लेनी है नेट ऑफ रिटर्न लेनी है। सपोज करो आपको कंटेनर दे रहा है जिसमें वो 100 रुपीज चार्ज कर रहा है, कई बार ना नंबर ऑफ कंटेनर भी निकालने पड़ सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई आप इतना केजी लेके आ रहे हो, हमारे पास इतना कंटेनर है, एक कंटेनर की कैपेसिटी इतनी है, तो नंबर ऑफ कंटेनर निकाल के आप पैकिंग कॉस्ट से ऐड करोगे। सीधी सीधी पैकिंग कॉस्ट नहीं दी होती है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूं। मान लो एक आपके पास जो मटेरियल आ रहा है वो 10,000 केजी है और एक कंटेनर में 100 केजी आ सकता है, तो कितने कंटेनर हो गए? 100 कंटेनर हो गए। पर कंटेनर आप 1000 चार्ज करोगे और अगर टाइमली रिटर्न होगी तो 800 का क्रेडिट हो जाएगा, तो आपको 200 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ गया? 20,000 आपकी पैकिंग कॉस्ट या कंटेनर की कॉस्ट आ जाएगी। 1000 रुपया चार्ज करोगे, 800 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा अगर कंटेनर टाइमली रिटर्न हो गया, तो आपके लिए तो कॉस्ट 200 रुपए ही होगी ना। तो नंबर ऑफ कंटेनर मल्टीप्लाई बाय 200, उससे आप 20,000 आपकी पैकिंग कॉस्ट है। ये गिवन होती है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से टोटल कॉस्ट आ गया। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपका वो नॉर्मल लॉस आ गया, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, ये आपकी क्वांटिटी आ गई, डिवाइड कर दिए। कई बार क्या होता है, कई बार ये भी लिखा होता है अदर कॉस्ट 2%, ये भी लिखा होता है, तो इसका मतलब होगा कि बाकी खर्चे 98% है, रिवर्स कैलकुलेशन करके अदर कॉस्ट निकालनी पड़ती है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाले खर्चे ये वाले होते हैं 98% और एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट होता है, लिखा हुआ होता है अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये वाले खर्चे 98% हो गए, तो आप इसको जो भी खर्चा है उसको 98 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आपकी अदर कॉस्ट आ जाएगी, उसको जोड़िए तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल कॉस्ट ये आ गई आपकी, और जितनी भी आपकी क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की आफ्टर द नॉर्मल लॉस से डिवाइड कर दीजिए, तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इन क्वेश्चन साइलेंट मेक अजम्पशन अबाउट जीएसटी, ऑलवेज अवेल इनपुट क्रेडिट, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑलवेज अवेल इनपुट क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट है स्टोर मटेरियल स्टोरेज के ऊपर जो टॉपिक चल रहा है, इसमें सबसे पहले चलते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट आता है थ्योरी में, ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर। एक बार पढ़ लेना कि ड्यूटीज क्या क्या होती हैं स्टोर कीपर की, एक बार पढ़ी होगी तो आपको याद आ जाएगा। जनरल कंट्रोल चाहिए स्टोर कीपर के, स्टोर के ऊपर। देखो मैंने आपको बोला था अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा पहला मटेरियल और लेबर, पहला चैप्टर मटेरियल और लेबर को ध्यान से पढ़ लेना, बाकी थ्योरी ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। ठीक, तो अगर बाकी थ्योरी आएगी भी तो यहाँ बजटरी कंट्रोल में 1-2 पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर थ्योरी बनती है, जैसे जीरो बेस बस्टिंग होगी, उनके न्यूमेरिकल्स नहीं है। बाकी जितनी भी थ्योरी है न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी है, तो वो कर लोगे। लेकिन पहला चैप्टर आपको स्पेसिफिकली थ्योरी के लिए पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल का मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी थ्योरी है, लेबर का भी पढ़ना पड़ेगा, और हो सकता है बजटरी कंट्रोल में 1-2 चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़े। बाकी अगर थ्योरी आएगी भी तो वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल आते होंगे तो आप कर लोगे, अटेम्प्ट हो जाते। कॉस्टिंग की थ्योरी न्यूमेरिकल पे होती है, वो अटेम्प्ट हो जाती है, बट एक बार थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ड्यूटीज ऑफ स्टोर कीपर है, आप एक बार देख लेना। जनरल कंट्रोल ओवर स्टोर, स्टोर के ऊपर कंट्रोल करना है। इंश्योर कि आपका मटेरियल सेफ रहे, सेफ कस्टडी ऑफ मटेरियल। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, आपको पिन कार्ड और स्टोर लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे, वो आपकी ड्यूटी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास मटेरियल खत्म हो गया तो आप इंटीमेट करोगे परचेज डिपार्टमेंट को, इनिशिएट करोगे आपकी परचेज रिक्विजिशन नोट इशू करोगे, परचेज डिपार्टमेंट को बताओगे, ये आपकी ड्यूटी है। स्टॉक लेवल मेंटेन करना, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक, ये सब मेंटेन करना भी उसकी ड्यूटी है। इश्यू ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट इशू करता है तो इसका काम है कि उस नोट के अगेंस्ट मटेरियल इशू करे। और
टाइम टू टाइम स्टॉक की वेरिफिकेशन और रिकंसिलेशन करता रहे। इसके 3-4 पॉइंट याद कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे, 4 नंबर का है तो 8 लिखने होंगे, 8 तो है ही नहीं। ठीक, तो इतना बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। तो एक बार देख लेना। और एक और बात मैं दोबारा बता रहा हूं, नंबर ना इन हेडिंग्स के होते हैं। हेडिंग्स अगर याद होती हैं तो बहुत बढ़िया है। अंदर का अगर आप इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो महामूर्ख हो। नो वन इसका आंसर को नहीं लिखेगा, और आप इतने कॉमन सेंस तो आपका डेवलप हो ही गया होगा कि आप इन अंदर क्या लिखना है वो लिख लोगे। देखो, जनरल कंट्रोल करना है, मटेरियल परचेज रेक्विजिशन करनी है, मटेरियल रेक्विजिशन अगेंस्ट मटेरियल इशू करना है, स्टॉक लेवल मेंटेन करना है, सेफ कस्टडी मेंटेन करनी है। 5 पॉइंट तो हो ही गए, 2-3 और भी है वो याद कर लो। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टोर कार्ड्स में बिन कार्ड क्या होता है, स्टॉक कंट्रोल कार्ड क्या होते हैं और स्टोर लेजर क्या होते हैं। ये बिन कार्ड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आता है। बिन कार्ड आप जानते हो, बिन के ऊपर डस्टबिन के ऊपर डस्टबिन नहीं होता, वो डस्टबिन नहीं होता, जहां पे मटेरियल स्टोर करते हो वहां पे कार्ड सा चिपका देते हैं। उस कार्ड में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस कितना था, कितना रिसीव हुआ, कितना इशू हुआ, कितना बैलेंस है, वो सारी चीजें वहां पर होती हैं। ठीक, वो आपका बिन कार्ड हो गया। स्टोर कंट्रोल कार्ड क्या होते हैं बताइए जल्दी से, क्या होते हैं स्टोर कंट्रोल कार्ड, क्या होते हैं, पढ़ के आए हो बताओ। बिन कार्ड और स्टोर कंट्रोल कार्ड में क्या फर्क होता है? 100 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखो, बिन कार्ड, ये पर्टिकुलर ध्यान देना, बिन कार्ड इट इज अ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री। बिन कार्ड क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ इन्वेंट्री which show the quantity of inventory available in a particular bin. Bin refer to box, container or space where material are kept. Card is placed with each of the bin to record the detail of material receipt, issue and return. It is maintained by the store department. Stock control card basically इंडिविजुअल क्वांटिटी के ऊपर नहीं बनता, ओवरऑल के लिए बन जाता है, होता वही है। अब बिन कार्ड तो सिंगल सिंगल मटेरियल के लिए बनेगा। इट इज ऑल्सो क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड, ये भी आपके क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड ही होते हैं, मेंटेन बाय स्टोर डिपार्टमेंट फॉर एवरी आइटम मटेरियल। इन अदर वर्ड इज रिकॉर्ड विच शो दैट ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन इन स्टोर। रिकॉर्डिंग रिसिप्ट इशू, रिकॉर्डिंग इंक्लूड रिसिप्ट इशू, रिटर्न इन हैंड और ऑर्डर गिवन। आप बोलोगे दोनों तो सेम लगते हैं, दोनों में क्या अंतर है बताइए, क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, ये जो स्टॉक कंट्रोल कार्ड होते हैं ना, बेसिकली ये होते तो मटेरियल वाइज है, पर ये कभी भी बिन के ऊपर नहीं चिपके हुए होते कि हर एक बिन के ऊपर लगा दिया, बिन के ऊपर लगा लिया। ये ओवरऑल कंट्रोल होता है मटेरियल की, क्वांटिटेटिव कंट्रोल होता है मटेरियल का, जिसमें ईच टाइप का मटेरियल कितना था, कितना। अब देखो एक बिन लगे हुए जिसमें 10 बिन लगे हुए, 10 में सेम मटेरियल है, तो बिन कार्ड हर बिन का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। ये मटेरियल वाइज रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। मान लो आपके पास एक ही टाइप का मटेरियल है जो 10 बिन में पड़ा हुआ है, तो बिन कार्ड कितने होंगे, 10 होंगे। लेकिन आपका स्टॉक कंट्रोल कार्ड एक ही होगा, सारे मटेरियल को इकट्ठा ही रिकॉर्ड कर लेगा, कितना ओपनिंग था, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना आपने इशू किया, कितना आपका बैलेंस है। ये दोनों क्वांटिटेटिव पार्टी दिखाते हैं, वो बिन वाइज दिखाता है, ये मटेरियल वाइज दिखाता है, बस इतना फर्क है। वो बिन वाइज दिखाता है, बिन कार्ड आपको बिन वाइज दिखाएगा, ये ओवरऑल दिखा देगा मटेरियल वाइज। फॉर ईच मटेरियल यू हैव गॉट सेपरेट कंट्रोल कार्ड। और स्टोर लेजर तो आप जानते हो, या क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों, सॉरी रुपीज में भी दिखाया जाता है और क्वांटिटी भी दिखाई जाती है फॉर ईच टाइप। और ये स्टोर लेजर कौन मेंटेन करता है? नॉर्मली कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। ये दोनों कौन मेंटेन कर रहा है? स्टोर कीपर मेंटेन कर रहा होता है। ये दोनों स्टोर कीपर मेंटेन कर रहा होता है, और ये आपका कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन कर रहा होता है, जहां पे क्वांटिटी ऑफ ईच इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक, इशू और बैलेंस, वो सब रुपीज भी दिखाता है, अमाउंट भी दिखाता है और क्वांटिटी भी दिखाता है। ठीक है, और ये कहां से बनते हैं? गुड रिसीव नोट्स, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के हिसाब से कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इनको मेंटेन करता है। क्लियर? नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल में ये सारे तरीके जिस तरीके से आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर पाते हो। सबसे पहला आता है रीऑर्डर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। देखो मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल, इसी के क्वेश्चन बनेंगे। रीऑर्डर स्टॉक लेवल होता क्या है? रीऑर्डर में सिंपल है, याद है रीऑर्डर का, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, ठीक, और सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल।
या एवरेज इंटू एवरेज, नॉर्मल का मतलब एवरेज इंटू एवरेज, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन। और ये हो गया सेफ्टी स्टॉक अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो नॉर्मल इंटू नॉर्मल। नेक्स्ट मैक्सिमम स्टॉक, अच्छा रीऑर्डर क्वांटिटी इकोनॉमिक ऑर्डर से आएगा, 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी, ये आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा। ए का मतलब आपकी एनुअल डिमांड होगी, एनुअल जितना आपको मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। कई बार ना क्वेश्चन बेवकूफ बनाता है, फिनिश गुड्स का एनुअल दे देता है, तो आपको पहले रॉ मटेरियल का निकालना पड़ेगा। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट, और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर एनम लेना है, पर यूनिट लेना है। सी का मतलब आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होगा। एक और चीज, आपकी जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो ईओक्यू अपॉन 2 पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। आपकी जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो जितनी क्वांटिटी आप एक बार में ऑर्डर करते हो उसकी एवरेज के ऊपर कैलकुलेट होती है ऑलवेज, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर कैलकुलेट होगी। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर आपको कैलकुलेट करनी है ये ऑलवेज नंबर ऑफ ऑर्डर के ऊपर कैलकुलेट होगी। और कैरिंग कॉस्ट आपको एवरेज इन्वेंट्री जितनी आप ऑर्डर कर रहे हो डिवाइड बाय 2, इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, उसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हाउ मच टू ऑर्डर वहां से आ जाता है, ठीक। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है याद है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, ठीक है। रीऑर्डर लेवल जिस लेवल पे आपने रीऑर्डर किया प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी आपके पास क्वांटिटी आई माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। नेक्स्ट मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक ही होता है बेसिकली। ये क्या होता है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम माइनस मिनिमम माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, या कई बार मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अच्छा मिनिमम, बस यही होता है, सेफ्टी स्टॉक ही होता है ये। सेफ्टी स्टॉक मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे या पर वीक जो भी दिया होता है डाटा, माइनस नॉर्मल लीड टाइम इंटू नॉर्मल कंजम्पशन पर डे या पर वीक, जो भी उनका डिफरेंस आएगा वो मिनिमम स्टॉक लेवल आएगा। एवरेज स्टॉक लेवल दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो होता है ईओक्यू डिवाइड बाय 2, ठीक है, और दूसरा होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। दोनों से अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन अगर आपको डाउट है तो दोनों को करके आप दोनों मेंशन कर देना, ठीक है। एवरेज स्टॉक लेवल मैंने आपको बता दिया था, दोनों से अलग अलग आएगा, एक मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, और दूसरा होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, उससे भी मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बाय 2, हाँ प्लस मिनिमम तो रह गया। सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2, अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, अरे वो भी तो एवरेज स्टॉक है। कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एट एवरेज स्टॉक। व्हाट इज एवरेज स्टॉक, ईओक्यू डिवाइड बाय 2। अगर सेफ्टी स्टॉक होगा तो सेफ्टी स्टॉक प्लस ईओक्यू डिवाइड बाय 2, ये, और अगर नहीं है तो फिर यही होगा ना, या फिर मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। दोनों से सेम आंसर नहीं आएगा, दोनों लिख देना। डेंजर लेवल क्या होता है, खतरा, बताओ। इमरजेंसी परचेज नॉर्मल कंजम्पशन इनटू टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, उसे मल्टीप्लाई कर दो। डेंजर लेवल पे मिनिमम नहीं है, मिनिमम क्यों नहीं है मुझे नहीं पता क्यों नहीं है, बट इमरजेंसी परचेज को नॉर्मल कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करना है। बफर स्टॉक ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में। चलिए ये हमारा हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये भी हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम हो गया। एवरेज स्टॉक लेवल हमने डिस्कस कर लिया। ये देखो ये नहीं होगा तो यही होगा ना, फिर अगर आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं है तो रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, इसलिए तो आप देखो ना हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एवरेज क्वांटिटी के ऊपर, तो यही लेते हैं उसमें एवरेज क्वांटिटी। चलिए ये मैंने आपको बता दिया था ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, ये जस्ट फॉर्मूले की डेरिवेशन के लिए बताया था, आपको दोबारा इसके ऊपर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। ए का मतलब एनुअल डिमांड होगा, ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, सी का मतलब आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। ध्यान देना पर यूनिट पर एनम, कई बार कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी होती है तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लेना, रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट कर लेना अगर परसेंटेज में दी होती है। कैरिंग कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल है, कैरिंग कॉस्ट में आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल है, लोडिंग अनलोडिंग भी शामिल है, एवरीथिंग इज गिवन। कई बार क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग से दे रखी होती है 10%,
और लोडिंग अनलोडिंग 2% अलग से दे रखी होती है, तो दोनों को 12% करिए, 12% को रॉ मटेरियल की कॉस्ट पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी था, वहां पे परसेंटेज दी होती थी, तो जो फिनिश गुड्स बनता था उसके ऊपर कैलकुलेट होता था, वो फिनिश गुड की कॉस्ट पे निकलता था पर यूनिट के ऊपर। और अगर यहां पर निकाल रहे हो तो आपका रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है उसके ऊपर आपकी इकोनॉमिक ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी। ठीक, उसके बाद बहुत कॉमन सा क्वेश्चन इसमें ये होता है कि हम, एक तो ये हो गया, अच्छा ये भी पूछ लेते रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। इसमें रेलेवेंट कॉस्ट आपकी होती है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लीजिए, कैसे निकालोगे, आपके एनुअल रिक्वायरमेंट को ईओक्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे। राउंड ऑफ नहीं करना, बिल्कुल राउंड ऑफ नहीं करना, जो पॉइंट्स आ रहा आने दो, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। और कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, आप एवरेज देखो, एवरेज आ गई, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी, उसको 10 जो भी आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आएगी उसे मल्टीप्लाई कर लो, या 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू सी भी कर सकते हो, इससे भी आपकी रेलेवेंट कॉस्ट सीधी आ जाएगी। ठीक है, सेम आएगा दोनों से। क्या सॉरी, अंडर रूट रह गया, अंडर रूट रह गया। नेक्स्ट, अगर कई बार क्वेश्चन ये कहता कि हम तो ना मानेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे। क्वेश्चन बोल देता कि बताओ एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर करोगे अगर आप अपनी मर्जी करोगे, तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की रेलेवेंट कॉस्ट है, ये आपकी मर्जी की रेलेवेंट कॉस्ट है, तो आपका नुकसान इतना होगा, तो ये बताना है। इसी फॉर्मेट में आप बता सकते हो। क्वेश्चन ये कह देता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहती है कि इतने इतने माल मंगाइए, इतने ऑर्डर करिए, वो बता देता नहीं हम तो 5 ऑर्डर मंगवाएंगे और उस हिसाब से यही करेंगे, तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ना फॉलो करने की एक्स्ट्रा कॉस्ट, ईओक्यू का क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट जरूर होता है बीच में। ठीक है, तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर्ड होगी अगर आप नई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को फॉलो करते हो, तो भाई ये हो गया और ये हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों की रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लीजिए, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा, कौन है बाहर बुला लो अंदर, तो आपकी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगी वो ये वाली होगी। नेक्स्ट, कई बार ना ये वाला मेथड भी होता है, टेबुलेशन मेथड भी फॉलो करने को बोल देते हैं। ये मेथड तब होता है जब ये डिस्काउंट वगैरह गिवन होते हैं, डिस्काउंट वगैरह गिवन होते हैं तो क्वेश्चन आपको पूछता है कि क्या आपका रीऑर्डर लेवल क्या रहेगा, रीऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगी, सॉरी, तो उस केस में हमें टेबुलेशन मेथड फॉलो करना पड़ता है। टेबुलेशन मेथड में हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स, क्योंकि ये डिस्काउंट वाला फंडा तो हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में फॉलो नहीं ना कर सकते, वहां तो बिना डिस्काउंट के चलना पड़ेगा। डिस्काउंट अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको टेबुलेशन मेथड से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि आपको निकालना पड़ेगा कि किस क्वांटिटी के ऊपर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, किस क्वांटिटी का, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएंगे और ऑर्डर साइज, एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए, रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल लीजिए, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए हर लेवल पे। अगर आप 10 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी ऑर्डर साइज 1 लाख हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए और रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल लीजिए, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप 5 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी, अगर आप 2 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी, अगर आप 1 ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपकी इतनी कॉस्ट आएगी। दोनों में से जो चारों में से जो मिनिमम होगा वो आप उस पर आप ऑर्डर प्लेस कर दोगे। सर ये कैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन में दिया होगा या ये दिया होगा, और नहीं भी दिया होगा तो बोला होगा मल्टीपल ऑफ 10,000, मल्टीपल ऑफ 20,000, समथिंग कोई जानकारी दी होगी, उससे पता चल जाएगा कितने कितने ऑर्डर या ऑर्डर साइज क्या होगा, उसके हिसाब से चीजें निकल जाएंगी। आपको टोटल कॉस्ट देखनी है और किस पॉइंट के ऊपर टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम आएगी वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए, ये भी क्वेश्चन में था एक पॉइंट, ये देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन कहते हैं कि एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी 5 लाख यूनिट्स है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपकी 100 पर यूनिट है, कैरिंग कॉस्ट आपकी 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट 22,000 पर ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है ये तो निकल जाएगी 10,000। सेकंड, फाइंड आउट एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड बाय कंपनी बाय प्लेसिंग 10 ऑर्डर, कितने 10 ऑर्डर प्लेस करने की वजह से कितनी कॉस्ट इनकर्ड होगी। अब देखो आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 5 लाख, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनती है 10,000, तो इनके तो 50 ऑर्डर बनते हैं, 50 ही बनेंगे, लेकिन ये कहते हैं हम तो 10 ऑर्डर से मंगवाएंगे तो आपकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगी। अब चेक कर लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर मंगवाते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट 2 लाख आएगी, और अगर आप 10 ऑर्डर मंगवाते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, इतनी आएगी, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इतनी 3,20,000 इनकर्ड करनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, कई बार ये थर्ड पॉइंट भी पूछ लेते हैं कि कितना डिस्काउंट अवेल करोगे, कि अगर आप कितना डिस्काउंट आपको मिले कि 10 ऑर्डर जस्टिफाई हो जाए। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कंपनी शुड नेगोशिएट इफ सप्लायर विश टू सप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट इन 10 ऑर्डर। सप्लायर कहता है मैं तो 10 ऑर्डर में ही सप्लाई करूंगा, तो आप कहते हो हम तो तभी मानेंगे, हमारी तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है,
हमारी तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है, 3,20,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। अगर आप 10 ऑर्डर मंगवाते हो और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को नहीं फॉलो करते हो तो आपकी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है, आपकी 3,20,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। अब कहता है कि ये अगर मुझे सप्लायर कहता है मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो ठीक है हमें डिस्काउंट दे दीजिए तो हम 10 ऑर्डर अवेल कर लेंगे। तो कितना डिस्काउंट चाहिए उनको, उनकी मटेरियल कॉस्ट कितनी है, टोटल इतनी चाहिए, टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी है। अगर हमें इतने का डिस्काउंट मिल जाए तो हम लोग 10 ऑर्डर मंगवाने को राजी है, क्योंकि इतना ही एक्स्ट्रा खर्चा हमारे ऊपर हो रहा है। तो आप देख लीजिए कितने परसेंट डिस्काउंट है, 0.64% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा तो हम 10 ऑर्डर से अपना काम चला लेंगे, हमारी कॉस्ट बराबर आ जाएगी। क्लियर है? इसमें ख्याल रखना आपको कि आपकी जो कैरिंग कॉस्ट होनी चाहिए ना वो परसेंटेज में नहीं होनी चाहिए, फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। मैंने आपको ये बात बताई थी, कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में आ जाती है तो आपका जो नया प्राइस आएगा उसमें कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी, तो वो चीज आपको ख्याल में रखनी है। चलिए ये हमने रीऑर्डर लेवल वगैरह कर लिए हैं सारे। नेक्स्ट इन्वेंट्री स्टॉक आउट। ये क्या होता है कि जो हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं, सेफ्टी स्टॉक क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि स्टॉक आउट ना हो। तो ये टॉपिक ये कहता है कि क्या वाकई में आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, कि हमारे सेफ्टी स्टॉक का ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए, मेंटेन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन है। इसका एक ही क्वेश्चन हमारे बुक में है, देखो। तो सेफ्टी स्टॉक का फायदा क्या है, सेफ्टी स्टॉक का यह है कि स्टॉक आउट नहीं होगा। सेफ्टी स्टॉक का नुकसान क्या है, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ट्रेड ऑफ है, अगर आप स्टॉक आउट से बचना चाहते हो तो आपको सेफ्टी स्टॉक कैरिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, और अगर आप कैरिंग कॉस्ट से बचना चाहते हो तो आपको स्टॉक आउट कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो देयर इज ए ट्रेड ऑफ। तो हम लोग एक ऐसी अमाउंट निकालेंगे सेफ्टी स्टॉक की जहां पर हम अपनी टोटल लॉस को मिनिमम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने एग्जांपल किया था, एक्स लिमिटेड एज द फॉलोइंग स्टॉक आउट डाटा। स्टॉक आउट ऑफ रॉ मटेरियल, कहते हैं कि 10 यूनिट का, क्या कह रहा है ये, $50 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ, 5 बार ऐसा हुआ है, टोटल 50 टाइम का डाटा दिया हुआ है। 50 टाइम्स का डाटा दिया हुआ, ये मंथली डाटा भी हो सकता है, एनुअली डाटा भी हो सकता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। 40 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा 10 बार हुआ है। 30 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, ऐसा 10 बार हुआ है। ठीक, ये तब है जब आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन कर रहे, ये तब है जब आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन कर रहे। स्टॉक आउट ऑफ रॉ मटेरियल, 50 यूनिट की शॉर्टेज हुई, सेफ्टी स्टॉक। अच्छा ये एक बात बताओ जरा, जब आपका रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल होगा तभी स्टॉक आउट होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। अगर आपका रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम हो जाए तो क्या स्टॉक आउट होगा, नहीं होगा। तो रीऑर्डर लेवल, इसका मतलब इन्होंने ये रखा हुआ है तभी स्टॉक आउट हो रहा है कि अगर आप नॉर्मल इंटू नॉर्मल अपना रीऑर्डर लेवल है तभी स्टॉक आउट के चांस है। तो कहता है कि आपका 50 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, 5 बार ऐसा हुआ है, आउट ऑफ 50 यानी कि 10% चांस है कि 50 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। 40 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ, 40 यूनिट का स्टॉक आउट होने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका रीऑर्डर लेवल है 10 इंटू 10 या 100 इंटू 100, सॉरी 100 इंटू 10, 1000 यूनिट्स हो गए। नॉर्मल इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कंजम्पशन ले ली, नॉर्मल लीड टाइम ले लिया, तो आपका रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स का हो गया। अगर स्टॉक आउट हुआ है 50 का तो कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम कितनी हुई होगी, 1050, तभी स्टॉक आउट हुआ है। ऐसा कितनी बार हुआ, आउट ऑफ 50 5 बार हुआ, तो 10% चांस हो गए। दूसरी बार कहता कि 40 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, तो यानी कि लीड टाइम में कंजम्पशन कितनी हुई होगी, 1040, 40 यूनिट तभी स्टॉक आउट में कहेंगे ना। ऐसा कितनी बार हुआ है, सिर्फ 10 बार ऐसा हुआ है, तो 20% चांसेस है कि इतना यूनिट का स्टॉक आउट होगा।
30 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ, ये कब हुआ होगा? जब आपका कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम 1030 हुई होगी। तो ऐसे चांसेस कितने हैं इसके? 20% चांस है, क्योंकि 50 में से 10 बार ऐसा हुआ है। उसके बाद 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है, ये कब हुआ होगा? जब आपका रीऑर्डर लेवल 1020 होगा, तब आपका 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ होगा। ये कितनी बार हुआ है? आउट ऑफ 50 5 टाइम्स ये हुआ है, तो इसके भी 10% चांस है। और सिमिलरली 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ, इसके चांस कितने हैं? वह कब हुआ होगा? जब कंजम्पशन लीड टाइम में 1020 ही होगी, तब आपका 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ होगा। तो इसके चांस कितने हैं? 50 में से 20 बार ऐसा हुआ है, 40% चांस है। तो हमें पता लग गया कितना कितना स्टॉक आउट हो सकता है, उसके चांसेस कितने कितने हैं। ठीक, स्टॉक आउट की 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 100। और कैरिंग कॉस्ट 1 यूनिट को संभालने की, सेफ्टी स्टॉक का 1 यूनिट रखने की 40 की है कॉस्ट। तो इनमें ट्रेड ऑफ देखेंगे, जहां पर मिनिमम होगा वहां पर हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले अगर आपका 50 का स्टॉक आउट हो रहा है, ठीक, अगर आप सेफ्टी स्टॉक 50 का रख रहे हो, मैक्सिमम लॉस 50 का ही हुआ आपको। मान लीजिए आपने 50 का ही सेफ्टी स्टॉक रख लिया, तो क्या कभी आपका स्टॉक आउट होगा? मैक्सिमम लॉस स्टॉक आउट कितने का हुआ है? 50 का ही हुआ है। अगर मैंने 50 को ही सेफ्टी स्टॉक रख लिया, तो क्या मेरा स्टॉक आउट होगा? नील होगा। ठीक है, क्या मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट होगी? नील होगी। लेकिन मुझे 50 की कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी 2000, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। इन्वेंट्री स्टॉक आउट, ये मैंने आपको बोला था कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें। उसका टॉपिक है कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको बेनिफिट क्या होगा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने का? देखो, जब आपका रीऑर्डर लेवल सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल हो, तो आपका सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की बात आती है। यानी कि ये अगर मैं हटा दूं, तो आपका रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल होगा, तो देयर आर चांसेस कि आपका स्टॉक आउट हो जाएगा। इस स्टॉक आउट बचने के लिए, क्योंकि आप मैक्सिमम लेवल पर रीऑर्डर लेवल फिक्स नहीं कर रहे हो, देयर आर चांसेस कि आपका स्टॉक आउट होगा 3-4। आवाज कर दो। ठीक, तो नॉर्मल इंटू नॉर्मल अगर आप करोगे तो ही देयर आर चांसेस कि आपका स्टॉक आउट होगा। और जब आपका स्टॉक आउट होगा तो ही, क्योंकि आप यहां पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम नहीं ना कर रहे, तो आप बिलो रिस्क ले रहे हो, और रिस्क होने से आपको स्टॉक आउट हो सकता है। और स्टॉक आउट से बचने के लिए आपको सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। सेफ्टी स्टॉक तब मेंटेन करना पड़ता है जब आपका रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा कि वेदर यू रियली वांट टू मेंटेन द सेफ्टी स्टॉक और नॉट। ठीक है, अब सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? फायदा क्या होगा? फायदा तो यही है कि स्टॉक आउट नहीं होगा। और नुकसान क्या होगा कि सेफ्टी स्टॉक के ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। सेफ्टी स्टॉक के केस में जो कैरिंग कॉस्ट पड़ती है टोटल में पड़ती है, एवरेज नहीं करते होते, 2 से डिवाइड नहीं करते हैं। तो हमें देखना है कि अलग अलग लेवल के ऊपर अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हैं तो कितना नुकसान होगा, और अगर हम स्टॉक आउट होता है तो कितना नुकसान होगा। अलग अलग सेफ्टी स्टॉक के ऊपर टोटल एक्सपेंस पता कर लेते हैं। जिस लेवल के ऊपर आपका मिनिमम आएगा एक्सपेंस, ठीक है, 2 लॉसेस ये आप कंसीडर करेंगे। एक तो कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने की, और अगर आप बिलो लेवल का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो तो आपका स्टॉक आउट भी हो सकता है। तो दोनों कॉस्ट को जोड़ के देख लेते हैं कहां पर आपका ये कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम होगी, और वहां पर उतना आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल होगा। जैसे ये मैंने आपको कल एग्जांपल लास्ट लेक्चर में रिपीट कर दिया था कि अगर आप 50 यूनिट्स का स्टॉक आउट हो रहा है, तो ऐसा अगर आप, ये तब है जब आपका रीऑर्डर लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल है। तो अगर आप 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक आउट होगा तो इसके चांस कितने? 10%, क्योंकि 5 बार ऐसा हुआ है आउट ऑफ 50। 40 यूनिट का स्टॉक आउट होगा तो ऐसा कितनी बार हुआ है? 10 बार ऐसा हुआ है। यानी कि 20% चांस है कि आपका, अगर आप रीऑर्डर लेवल नॉर्मल इंटू नॉर्मल रखोगे तो आपका 40 यूनिट्स का स्टॉक आउट होगा। ऐसे चांस 20% है आउट ऑफ 50, 10 टाइम्स ऐसा हुआ है। और 30 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, इसके चांस आपके अगेन 20% है। और 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा तो ये भी 5 बार हुआ आउट ऑफ 50, यानी कि 10% चांस इसके भी हैं। और 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, इसके चांस भी आपके 20 है। तो 20 टाइम्स ऐसा हुआ तो 40% चांस इसके।
तो ये तब है जब आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे। अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे तो ये स्टॉक आउट कम हो जाएगा। तो हमें वो लेवल पता करना है कि कितना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें कि आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, हम डर रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया तो हमारा क्या हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर नहीं कर रहे तब भी डर रहे हैं कि फिर स्टॉक आउट होगा। तो हमें ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक पता करना है जहां पे आपकी कैरिंग कॉस्ट एंड स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। तो आइए, स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी कितनी है, 100 पर यूनिट है, और कैरिंग कॉस्ट आपकी 40 पर यूनिट है। अगर चीज को संभालोगे तो एक चीज को संभालने का पूरे साल का 40 रुपीज का खर्चा है, और स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी 10 पर यूनिट, 100 पर यूनिट है। एक यूनिट कस्टमर मुड़ता है तो आपको 100 रुपए पर यूनिट का नुकसान हो जाता है। तो अगर आप 50, मैक्सिमम लॉस कितना हुआ आपका स्टॉक आउट का, 50 यूनिट्स का। अगर हम 50 यूनिट का स्टॉक आउट सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेते हैं तो आपका स्टॉक आउट नील हो जाएगा। ठीक है, जब नील होगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी नील हो जाएगी, और आपकी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी 2000। कैसे करेगी, 50 इंटू 40, 2000 की आपकी कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। ये आपका नुकसान होगा अगर आप 50 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लेते हो। यहां पर आपको बिल्कुल भी स्टॉक आउट नहीं होने वाला। दूसरा, अगर आप 40 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो तो अगर एक ही केस में स्टॉक आउट हो सकता है, इस केस में, बाकी केस में तो स्टॉक आउट होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास सेफ्टी स्टॉक है 40 का। यहां पे तो 30 का सेफ्टी स्टॉक आउट हुआ था तो हमारे पास तो 40 यूनिट्स है, कवर कर लेंगे। यहां पर 20 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ था तो हमारे पास तो 40 यूनिट्स है, तब भी कवर हो जाएगा। और यहां पर 10 यूनिट का स्टॉक आउट हुआ है तो हमारे पास तो 40 यूनिट्स है, तब भी आपका कवर हो जाएगा। तो 40 यूनिट्स का अगर आपका हो जाए तब भी हमें नुकसान कितना होगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो अगर आपका 50 यूनिट का स्टॉक आउट होता है तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक हमारा 40 ऑलरेडी मेंटेन्ड है। तो अगर आप सेफ्टी स्टॉक 40 का मेंटेन करते हो तो स्टॉक आउट कितना है, 10 यूनिट का हो सकता है। इसके चांस कितने हैं कि 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, 10 यूनिट का स्टॉक आउट तभी होगा जब आपका ये वाला लेवल होगा। ठीक है, कंजम्पशन इतनी होगी। 50 यूनिट का स्टॉक आउट होता अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ना करते 40 का। अगर हमने 40 का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लिया तो ये 10 का स्टॉक आउट हो रहा है। चांस कितने ऐसा होने के, 10%। तो आपने प्रोबेबिलिटी है। स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी वैसे कितनी पड़ेगी, 10 यूनिट के ऊपर, 1 यूनिट का 100 है तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1000। और अगर आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी कॉस्ट कितनी आएगी आपकी, 100 ही आएगी। ठीक, उसके बाद आप 40 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करोगे तो उसकी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी 40, तो 1600 की आपकी कैरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। टोटल आपको स्टॉक आउट कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को जोड़ के 1700 का नुकसान होगा। तीसरा चेक, अगर आप 30 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो तो आपका नुकसान इन दो केसेस में हो सकता है। ठीक है, अगर ये वाला लेवल आता है तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा, और अगर ये वाला लेवल आता है तो 20 यूनिट का स्टॉक आउट हो सकता है। नॉर्मली में 50 का होना था अगर इस लेवल पर आता है, लेकिन हमने 30 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक है तो 20 का ही होगा। और अगर इस लेवल पर आता है तो नॉर्मली 40 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, लेकिन हमने 30 का मेंटेन कर रखा है सेफ्टी स्टॉक, तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। अगर मान लो इस लेवल पर आते हो तो हमारा स्टॉक आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 30 का स्टॉक आउट हो रहा है, 30 हमने मेंटेन कर लिया सेफ्टी स्टॉक, तो स्टॉक आउट नहीं होगा। यहां पर भी आपको स्टॉक आउट नहीं होगा और यहां पर भी आपको स्टॉक आउट नहीं होगा। तो दो केस में यहाँ पे स्टॉक आउट हो सकता है, ये वाले केस में और ये वाले केस में। तो 30 यूनिट का आपका सेफ्टी स्टॉक हो सकता है अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो, तो दो केस में आपका स्टॉक आउट हो सकता है, फर्स्ट वाले केस में और ये सेकंड वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में कितना स्टॉक आउट हो जाएगा, 20 यूनिट्स का होगा, और सेकंड वाले केस में कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, और फर्स्ट वाला केस होने के 10% चांस है और सेकंड वाला केस होने के 20% चांस है। तो आप देखो प्रोबेबिलिटी से आ गया। अगर आप 20 यूनिट का स्टॉक आउट अगर हो रहा है तो आपका लॉस स्टॉक आउट कॉस्ट टोटल कितनी हो जाएगी, 2000, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी 10% ही है तो 200 एक्सपेक्टेड लॉस होगा। और अगर आप 10 यूनिट का स्टॉक आउट हो रहा है तो उसका टोटल नुकसान 1000 होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी भी 20% है, तो एक्सपेक्टेड लॉस आपका 200 यूनिट्स का होगा, तो टोटल लॉस होगा 400 का। स्टॉक आउट कॉस्ट आ गई 400 की। आपने 30 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है तो इसकी कैरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, तो कितनी होगी कैरिंग कॉस्ट, 1200। टोटल मिला के 1600 रुपए का टोटल कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर 30 यूनिट्स का हो गया, 20 का अगर मान लो सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट का मेंटेन करता हूं, अगर 20 यूनिट का मेंटेन करता हूं तो तीनों केस में स्टॉक आउट हो सकता है। ठीक है, इसमें भी स्टॉक आउट होगा, कितना होगा भाई, 30 यूनिट का, इसमें 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा और इसमें 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा।
तो अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट का मेंटेन करता हूं, ठीक 20 का ही आएगा ना, 20 का मेंटेन करता हूं, तो अगर मैं इस केस 1 में फॉल करा तो 30 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, केस 2 में फॉल कर रहा हूं तो 20 यूनिट का स्टॉक आउट होगा, और केस 3 में फॉल कर रहा हूं तो 10 यूनिट का स्टॉक आउट होगा। प्रोबेबिलिटी कितनी है बाद में देखते हैं। इसके इसके चांस 10% है, फर्स्ट केस के चांस 10% है, सेकंड केस के चांस 20% है, और थर्ड केस के चांस अगेन 20% है। तो इस तरीके से आप ये ले लोगे, और ये उनके टोटल लॉसेज है, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इनके एक्सपेक्टेड लॉसेज आ जाएंगे, टोटल 900 आ जाएगा, ठीक। स्टॉक आउट लॉस 900 अगर आप सेफ्टी स्टॉक 20 मेंटेन कर रहे हो, और कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी 20 यूनिट्स की 800 पड़ेगी, टोटल करोगे 1700, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इतना मेंटेन कर रहे हो तो 1700 का टोटल लॉस होगा। सिमिलरली अगर आप 0 लेवल का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, ये 10 नहीं है, 0 है, 0 है, 0 लेवल का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, तो इसका मतलब आपको टोटल लॉस 2100 का हो सकता है। तो ऐसे केस में किस केस में आपका मिनिमम कॉस्ट आएगी 1600 की मिनिमम कॉस्ट आएगी। तो आपको ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक ये है कि आपको 30 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर, यही है ना, हाँ 30 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। वहां पे आपकी जो टोटल कैरिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट है वो आपकी मिनिमम, सॉरी कैरिंग कॉस्ट और स्टॉक आउट कॉस्ट टोटल मिनिमम हो जाएगी। कब? जब आप सेफ्टी स्टॉक 30 यूनिट्स का मेंटेन करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन था, ये एक ही क्वेश्चन है, आपको ये कर लेना चाहिए एक बार, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में शायद हो, पर बुक में तो कोई नहीं है, बुक में तो यही है। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री का मतलब मैंने आपको बता दिया था। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जब हमें गुड्स चाहिए होंगे तभी हम उसको खरीदेंगे, उससे पहले हम अपने एक सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करेंगे, क्वालिटी चेक भी सप्लायर करेगा और स्टोरेज भी सप्लायर करेगा, और जब हमें चाहिए होगा तो राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी का माल मिल जाएगा, तो वो हमारा जस्ट इन टाइम है। क्लियर? नेक्स्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल के और क्या तरीके होंगे? एक एबीसी एनालिसिस है, एक फास्ट फ्लो नॉन मूविंग आइटम्स है, एक वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल है, और एक हाई मीडियम एंड लो है। ये हम ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, तो आप प्लीज इसको देख लेना, सारे अलग अलग है, पॉइंट पॉइंट है। एबीसी कैटेगराइजेशन है मटेरियल की, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, फास्ट। ए कैटेगरी में कौन सा आता है? ए कैटेगरी में वो गुड्स आते हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है, वैल्यू बड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, उनको ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जरूरत होती है यहाँ पर। बी कैटेगरी में मॉडरेट आता है, जहाँ पर क्वांटिटी भी मॉडरेट होती है और वैल्यू भी मॉडरेट होती है, यहाँ पर हम कंट्रोल भी मॉडरेट ही रखते हैं। और सी कैटेगरी में कौन से गुड्स होते हैं? जहां पे क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है 70% और वैल्यू बहुत कम होती है, तो वहां पे आपको बहुत लो लेवल के कंट्रोल मेंटेन करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये आपका एबीसी हो गया। उसके बाद फास्ट, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम। देखो, इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन हमें कंट्रोल करने में मदद करती है। अगर हम अपनी इन्वेंट्री को क्लासीफाई नहीं करोगे, देखो यू हैव टू मेक डिस्क्रिमिनेट कंट्रोल। अगर आप डिस्क्रिमिनेट कंट्रोल नहीं करोगे और सारी इन्वेंट्री को सेम तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो आपकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो हमें डिस्क्रिमिनेट कंट्रोल करना होता है, मतलब किसी को ज्यादा कंट्रोल करना है किसी क्वांटिटी में, किसी को कम कंट्रोल करना है, किसी के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है टाइम और एफर्ट की, किसी के ऊपर कम करनी है। रीजन बीइंग होता है कि हर इन्वेंट्री सेम नहीं होती है, आपके बिजनेस के लिए सिमिलर सेंस में इंपॉर्टेंट नहीं होती, कुछ इन्वेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ लेस इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए हमें डिस्क्रिमिनेट कंट्रोल करने के लिए हमारी मटेरियल को हमें क्लासीफाई करना पड़ता है। तो एबीसी वैल्यू और क्वांटिटी के हिसाब से। नेक्स्ट, फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग आइटम। फास्ट, स्लो और नॉन मूविंग आइटम में क्या होता है? फास्ट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से चीजें यूज होती हैं। मूविंग, फास्ट मूविंग का मतलब जो बार बार जिसका इन्वेंट्री टर्नओवर जो होता है बहुत ज्यादा होता है, ये स्टोर के पास रखी जाती है, इश्यू पॉइंट के पास रखी जाती है, और इनको फ्रीक्वेंटली रिव्यू किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली आइटम है। डीप अंदर स्टोरेज करने के से आपको नुकसान होगा, ये आपको बहुत ही इश्यू पॉइंट के आसपास ही रखनी चाहिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाली आइटम है, और इनकी अवेलेबिलिटी आपको रेगुलरली रिव्यू करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर सके। स्लो मूविंग का मतलब होता है थोड़ी अंदर को रखी जाती है। स्लो मूविंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा हम फास्ट मूविंग के कंपैरेटिवली कम यूज होती हैं, ये फास्ट मूविंग के कंपैरिजन में कम यूज होती हैं, तो इसको आप थोड़ा सा दूर रख सकते हो, जहां पे इश्यू पॉइंट होता है आपका स्टोर का, जहां से मटेरियल इश्यू होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसे थोड़ा सा फार रख सकते हो, ठीक। और इसको आप रेगुलर रिव्यू करने की जगह पीरियोडिक, देखो यहाँ पे क्या है, रिव्यू फ्रीक्वेंटली, और यहाँ पे आपको पीरियोडिकली रिव्यू करना पड़ेगा। यूज तो ये भी होती है पर उतनी फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होती जितनी हमारी फास्ट मूविंग आइटम्स होती हैं, ठीक है। और ये इट मे बी, अगर आप इसको ज्यादा यूज नहीं कर रहे तो इट मे बी शिफ्ट टू नॉन मूविंग कैटेगरी।
और थर्ड ये होती है नॉन मूविंग कैटेगरी, ये तो यूज ही नहीं हो रही है, इसको आप केप्ट फॉर डिस्पोजल रख लोगे, अंदर स्टोर कर दोगे और इसको आप मैनेजमेंट को इंटीमेट कर दोगे कि ये नॉन मूविंग आइटम्स है, इसका तो यूज ही नहीं ना होना, नॉन मूविंग आइटम होती है, इसको तो रख लो हेल्ड फॉर डिस्पोजल कर लो और मैनेजमेंट को बता दो कि ये बैड लॉस है और इसकी प्रोविजन क्रिएट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ये भी क्लासिफिकेशन होती है। वाइटल का मतलब जो बहुत जरूरी है प्रोडक्शन करने के लिए, ये वो इन्वेंट्री होती है जो प्रोडक्शन करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस हो सकता है रुक जाए, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की जरूरत होती है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट, अनअवेलेबिलिटी कैन इंटरप्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। एसेंशियल का मतलब होता है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है, द अनअवेलेबिलिटी गुड्स को सब स्टैंडर्ड कर देगी। ठीक है, मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्शन रुक जाएगा लेकिन क्वालिटी को अफेक्ट करेगी। वाइटल तो वो होती है कि अगर मान लीजिए ये अवेलेबल ही ना हुआ तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। और एसेंशियल का मतलब ये हो गया कि प्रोडक्शन तो होता रहेगा लेकिन हो सकता है कि आपका जो गुड्स है वो सब स्टैंडर्ड बन जाए, एफिशिएंसी का नुकसान हो प्रोडक्शन प्रोसेस में, और इसको सेकंड प्रायोरिटी देना होता है और इसको पीरियोडिकली आपको रिव्यू करना होता है, यानी कि आपको इसको भी रिव्यू करना है, पीरियोडिकली रिव्यू करना है और इसको सेकंड प्रायोरिटी के रूप में रखना है। एसेंशियल है। डिजायरेबल, ये वो इन्वेंट्री है अगर नहीं भी होगी तो भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला आइटम अंडर दिस कैटेगरी, ऑप्शनल इन नेचर है, द अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन और एफिशिएंसी लॉस। तो इस केस में हम मॉडरेट इसको लो कंट्रोल रख लें तभी चलेगा। इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, इसमें मॉडरेट कंट्रोल रखना पड़ता है आपको। ठीक है, और इसमें आपको बड़ी लो कंट्रोल रखने पड़ते हैं। होगा, अवेलेबल होगा तो यूज कर लेंगे, ये मटेरियल ऐसा होता है, नहीं होगा तो नहीं हम इसका यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड लो कॉस्ट इन्वेंट्री। हाई कॉस्ट का मतलब सर ये तो एबीसी की तरह ही हो गया, नहीं, एबीसी में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट होती है, इसमें इंडिविजुअल आइटम की कॉस्ट है। ऐसे आइटम जिनकी कॉस्ट सबसे ज्यादा इंडिविजुअल आइटम्स वो हाई कॉस्ट में आते हैं, और मीडियम कॉस्ट में जिनकी इंडिविजुअल कॉस्ट हाई कॉस्ट से कम होती है वो मीडियम कॉस्ट में आते हैं, और लो कॉस्ट में सबसे सस्ती इन्वेंट्री आती है। तो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी कंट्रोल हम लोग इसी तरीके से रखेंगे। जो हाई कॉस्ट वाली आइटम होगी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट होगी, मटेरियल में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होंगी तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखना होगा, और जो मीडियम कॉस्ट है मॉडरेट कंट्रोल होगा, और लो कॉस्ट वाली इन्वेंट्री आपकी बिल्कुल कम कंट्रोल के अंदर आप मैनेज कर लोगे उसको। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस भी यूज करके हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस में दो रेशियो होते हैं, एक इनपुट आउटपुट रेशियो और एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो का मतलब होता है कि आप जो मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी इनपुट और आउटपुट की रेशियो यूज करो। ये जितनी ज्यादा हायर होगी उसका मतलब ये होगा कि एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा मटेरियल की जरूरत है। इनपुट आउटपुट रेशियो इंडिकेट करेगी कौन सा मटेरियल मोर इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेस इंपॉर्टेंट है। जिस मान लीजिए ए मटेरियल है, बी मटेरियल और सी मटेरियल है, इसकी आउटपुट रेशियो 2 है, इसकी 3 है और इसकी 5 है। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए ए के 2 यूनिट चाहिए। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए बी के 3 यूनिट चाहिए, और इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए सी के 5 यूनिट चाहिए। इससे भी हमें पता लग जाएगा कि कौन सा जो प्रोडक्ट है, कौन सा मटेरियल है ज्यादा रिक्वायर है, डिजायरेबल है प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये भी एक हेल्प करता है आपको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी आइटम फास्ट मूविंग है मटेरियल की, कौन सी आइटम आपकी स्लो मूविंग आइटम है। जो स्लो मूविंग है जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है, बार बार खरीदते हैं, बार बार खत्म हो जाती है, तो फास्ट मूविंग आइटम क्लासीफाई हो जाती है। तो ऑफ कोर्स उसको एक तो स्टोर के आसपास रखो, इश्यू पॉइंट के आसपास रखो, और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की जरूरत है। उसको रेगुलर फ्रिक्वेंटली आपको रिव्यू भी करना है। और जिसकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम होती है तो ऑटोमेटिकली वो स्लो मूविंग आइटम में क्लासीफाई या नॉन मूविंग आइटम में क्लासीफाई हो जाती है। तो वहां आप थोड़ा सा फार भी रख सकते हो और उसको आप पीरियोडिकली रिव्यू कर सकते हो, ये हेल्प करेगा। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और एवरेज कॉस्ट, इससे आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका फिजिकल कंट्रोल कैसे कर सकते हो। फिजिकल कंट्रोल भी इन्वेंट्री का कर सकते हो, 2 बिन सिस्टम कर सकते हो, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बजट कर सकते हो, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड और कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हो। 2 बिन सिस्टम का मतलब क्या होता है, आप ना बिन के 2 पार्ट कर सकते हो। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल करने का ये तरीका है
कि इसमें 2 बिन सिस्टम बना सकते हो, बिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। जैसे गाड़ियों में होता है कि पेट्रोल भरवा लीजिए, जब वो रिजर्व वाला पार्ट होगा वो लगाएगा, जब आप मटेरियल खत्म होने वाला होगा तो आपको एक इंडिकेटर दे देगा कि ये वाला मटेरियल हमारा आ चुका है, अब आपको रीफिल करने की जरूरत होती है। तो उसमें भी यही होता है, 2 बिन सिस्टम में भी यही होता है। ईच बिन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, स्मॉलर पार्ट ऑफ स्टॉक क्वांटिटी इक्वल टू मिनिमम स्टॉक, जो आपने मिनिमम रखना होता है, रीऑर्डर लेवल पता लग जाता है, यानी कि जो आपका स्टॉक होगा उसमें ये वाला लेवल मिनिमम रख लिया, इससे ऊपर वाला अगर आपका स्टॉक यहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब आपको रीऑर्डर पॉइंट आ गया और आपको नया ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत होती है। जब तक ये ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है, नीचे तो पड़ा ही रहेगा मिनिमम स्टॉक, जब तक आपका ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ही आपका ये वाला पॉइंट सेकंड पार्ट में से मटेरियल यूज करने लग जाते हो, दैट मींस आपका स्टॉक कम हो गया, तो आपको नया ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। ये आपका 2 बिन सिस्टम है। तो बिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और एक पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम स्टॉक रखेंगे और बाकी में रिमेनिंग क्वांटिटी रखेंगे। जब तक रिमेनिंग क्वांटिटी यूज कर रही है तो आपको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है नया, और जैसे ही आपकी ये रिमेनिंग क्वांटिटी खत्म होती है तो आप सेकंड वाले पार्ट में चले जाते हो, वहां पे आपको नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ठीक, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बजट। इसका मतलब क्या होता है बताइए जरा, क्या मतलब होता है इसका? एडवांस में ही बजट बना के रखिए, कितनी इन्वेंट्री चाहिए, किस समय कितनी चाहिए होगी, क्या बैलेंस चाहिए होगा और किस क्वांटिटी और क्वालिटी की इन्वेंट्री आपको एडवांस में चाहिए, ताकि इससे प्लानिंग करने से क्या हो जाता है, आप टाइमली उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हो, टाइमली आपके पास अवेलेबिलिटी हो जाती है, स्टॉक आउट के चांसेस कम हो जाते हैं, राइट क्वांटिटी और क्वालिटी और राइट प्राइस के ऊपर आप मटेरियल को अरेंज कर लेते हो। वो आपका सिस्टम ऑफ बजट है। तीसरा, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि आप अपने perpetual inventory represent a system or record maintained by store department. It comprises bin cards and store ledgers. perpetual inventory का मतलब होता है बार बार आप इन्वेंट्री को रेगुलर इंस्पेक्ट कीजिए और उसकी स्टॉक वेरिफिकेशन करते रहिए। इससे क्या होगा कि जो पिलफरेज होगा, जो लॉस होगा या कोई अबनॉर्मल लॉस हो रहा होगा मटेरियल का, वो प्रिवेंट हो जाएगा और मटेरियल कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्लियर है जी? चलिए, अच्छा, परपेचुअल इन्वेंट्री और कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या अंतर है? परपेचुअल इन्वेंट्री रिप्रेजेंट ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन बाय स्टोर डिपार्टमेंट। इट इनफैक्ट कंप्राइजेस ऑफ, परपेचुअल में हम बिन कार्ड बनाते हैं और स्टोर लेजर बनाते हैं। द सक्सेस ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग: द स्टोर लेजर शोइंग क्वांटिटी एंड अमाउंट ऑफ ईच आइटम। स्टॉक जो बिन कार्ड है वो सिर्फ क्वांटिटी दिखाते हैं, इनको रिकंसाइल करना होता है टाइम टू टाइम, यानी कि आप 2 जगह के ऊपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। यहाँ पर एक आपका स्टोर लेजर में रिकॉर्ड होता है जो कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, और एक दूसरा आपका बिन कार्ड होते हैं जो कि स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। बिन कार्ड में सिर्फ आप क्वांटिटीज रिकॉर्ड करते हो और जो आपका स्टोर लेजर होता है उसमें क्वांटिटी एज वेल एज अमाउंट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप इसको टाइम टू टाइम रिकंसाइल करते हो और अगर वेरिएशंस आती हैं, चेकिंग द फिजिकल बैलेंस ऑफ ए नंबर ऑफ आइटम, और ये एवरी डे सिस्टमेटिकली एंड बाय रोटेशन। तो आप फिजिकल बैलेंस भी चेक करते हो। पहली बात तो देखो, आप स्टोर में दोनों चीजें मेंटेन करते हो स्टोर लेजर में, एक तो क्वांटिटी और अमाउंट दोनों मेंटेन होती है, दूसरा जो आपके बिन कार्ड है वहां पे क्वांटिटी मेंटेन होती है। फिर हम इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर ए और बी को रिकंसाइल भी करते रहते हैं, क्योंकि क्वांटिटी तो और अमाउंट यहाँ पर भी और यहाँ के लिए क्वांटिटी है, तो रिकंसाइल हो जाएगा। तीसरा, चेकिंग द फिजिकल बैलेंस एवरी डे। हम सिस्टमेटिकली हम जो भी स्टोर रूम में फिजिकल बैलेंस होता है उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, और अगर डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, एक्सप्लेनिंग प्रॉम्प्टली द कॉजेज ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी बिटवीन फिजिकल बैलेंस एंड बुक फिगर्स। अगर फिजिकली हमारी चीजें और निकलती हैं और हमारे बिन कार्ड या स्टोर लेजर में बैलेंस कुछ क्वांटिटी का कुछ और होता है, तो वो जो डिफरेंस आया है उसके कारण हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग ऑफकोर्स अगर ये चीज हुई है तो उसके करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि किसकी वजह से हुआ है, और फिर अगेन उस जो भी डिफरेंस है उसको रिमूव करते हैं। ये आपका परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम होता है। कंटिन्यूस स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या होता है? द चेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री इज एन, इसमें चेकिंग के ऊपर बड़ा जोर होता है कि बार बार चेक करते रहिए, कंटिन्यूस आप वेरिफिकेशन करते रहिए इन्वेंट्री की। द चेकिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ एवरी साउंड सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। द सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस स्टॉक चेक टेकिंग कंसिस्ट ऑफ physical verification of item of inventory. The stock verification may be done by internal audit department but are independent of the store and production staff. तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर जो ये वाला परपेचुअल इन्वेंट्री, यहाँ पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, बस स्टोर डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर लगातार यहाँ पर फोकस ही क्या होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर फोकस है।
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जा रहे हैं, स्टोर लेजर मेंटेन किया जाएगा, बिन कार्ड मेंटेन किया जाएगा, उसको आपस में मैच किया जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, हर आइटम की नहीं होगी, बीच बीच में सिलेक्टिव करके हम वेरिफिकेशन करेंगे और फिर जो डिफरेंस आएगा उसके कारण ढूंढे जाएंगे और फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। यहां पर क्या है, यहां पर जोर फिजिकल इन्वेंट्री वेरिफिकेशन के ऊपर है। एक सेपरेट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर या सेपरेट पर्सन को हायर किया जाएगा जो कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग चेक करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा। द स्टॉक वेरिफिकेशन में बी डन बाय इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्टोर और प्रोडक्शन स्टाफ, उन दोनों से अलग होगा। स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन एट द एप्रोप्रिएट इंटरवल ऑफ टाइम विदाउट प्रायर नोटिस, बिना नोटिस के आप इसको चेक करोगे। और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द सिस्टम, जितना ज्यादा आप सरप्राइज दे पाओगे उतना बेटर, क्योंकि अगर आप पहले से बना के करोगे तो चीजें मैनेज हो जाएंगी, चीजें सेटल कर ली जाएंगी। इसलिए आपको कंटिन्यूसली चेक करना है, बिना बताए चेक करना है। और आप जिससे भी चेक करवा रहे हो वो ना तो स्टोर डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए, ना ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा होना चाहिए। तो यहाँ पर फिजिकल के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर फिजिकल और मॉनिटरी दोनों के ऊपर ज्यादा कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ रिकॉर्ड कीपिंग भी हो रही है और इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो रही है, बट वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो वही डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट ही कर रहा है। ठीक, और यहाँ पर सरप्राइज का एलिमेंट नहीं होता, उनको पता होता हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर सरप्राइज का एलिमेंट होता है कि वो बीच में कभी कभी जाके चेक कर लेते हैं और बिना बताए कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये तो था आपकी इन्वेंट्री कंट्रोल। अब चलते हैं मटेरियल इशू कैसे किया जाएगा। जब मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चाहिए होगा तो मटेरियल ऑलवेज जो इशू होगा मटेरियल रिक्विजिशन नोट के अगेंस्ट इशू होगा। जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है वो कौन इशू करेगा? इट इज वाउचर ऑफ अथॉरिटी एज रिगार्ड टू द इशू ऑफ मटेरियल फॉर द यूज इन फैक्ट्री और एनी डिपार्टमेंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप। storekeeper ensure that requisition is properly authorized and requisitioned quantity is within the quantity specified in the bill of material। मतलब स्टोर डिपार्टमेंट क्या देखेगा? वो ये देखेगा कि जो आपने मटेरियल मांगा है वो एज पर द बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से, ये नहीं है कि आपके पास मटेरियल रिक्विजिशन आ गई और आपने इशू कर देना। स्टोर डिपार्टमेंट ने ये भी चेक करना है कि बिल ऑफ मटेरियल में जो मटेरियल मेंशन किया है इस प्रोडक्शन के लिए क्या वही मांग रहे हैं या उसके अलावा कोई मांग रहे हैं। आपको याद है ना बिल ऑफ मटेरियल क्या था? बिल ऑफ मटेरियल पहले से ही पता होता है ना कि किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट के पास भी होता है। तो आप मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो तो आप किसी प्रोडक्ट को बना रहे हो, उसका बिल ऑफ मटेरियल मुझे भी पता होगा कि क्या क्या मटेरियल चाहिए, किस किस क्वांटिटी और किस किस क्वालिटी में चाहिए। तो अगर मान लीजिए आप मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप इशू करते हो मटेरियल की रिक्वायरमेंट करने के लिए, तो मैं इंश्योर करूंगा ना कि जो आप मटेरियल मांग रहे हो विद इन द रिक्वायरमेंट ही है ना, जो बिल ऑफ मटेरियल में मेंशन है वही मांग रहे हो, कुछ और तो नहीं मांग रही, ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा और उसी मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप के अगेंस्ट मैं मटेरियल इशू करूंगा। ठीक है, आफ्टर सेटिस्फाई विद द डॉक्यूमेंट स्टोर कीपर इशू मटेरियल एंड कीप वन कॉपी ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन नोट की एक कॉपी खुद भी मेंटेन कर लेगा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास ज्यादा मटेरियल ट्रांसफर हो गया है या अनवांटेड मटेरियल ट्रांसफर हो गया है और वो मटेरियल इतना बल्कि है या फ्रजाइल है कि वापस स्टोर डिपार्टमेंट में नहीं जा पाएगा, तो हम क्या करते हैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उस मटेरियल को ट्रांसफर कर देते हैं। ये कभी भी इंकरेज नहीं किया जाता कि आप सीधा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफर कर दो। इट कैन नॉट बी इंकरेज, बट कई बार हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती तो उस केस में हम मटेरियल ट्रांसफर नोट इशू करके एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल ट्रांसफर कर देते हैं। स्टोर कीपर को इसकी कोई जानकारी ज्यादा नहीं होती है। The surplus material arising on a job or other unit of production may sometime be unsuitable for transfer to store, वापस नहीं आ सकता because of its bulk, heavy weight, brittleness or some other reason. It may however be possible to find some alternative use of such material by transferring them to some other job instead of एक मिनट It may, however, be possible to find some alternative use for such material
बाय ट्रांसफरिंग देम टू सम अदर जॉब इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग देम टू द स्टोर्स। तो हम उसका और ऑल्टरनेटिव दूसरी जॉब को ट्रांसफर करके यूज कर लेंगे। It must be stressed that generally transfer of material from one job to another job is irregular, if not improper, insofar it is not conducive to the correct allocation and control of material। तो इसमें क्या होता है कि मटेरियल कंट्रोल थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट से तो मटेरियल प्रोडक्शन ए को चला गया, अब डिपार्टमेंट ए को चला गया, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर रहा है, हो सकता है बीच में मटेरियल की हेराफेरी हो जाए, तो कंट्रोल थोड़ा उतना बढ़िया नहीं होता है इस केस में, तो इसलिए अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी हम कौन से डिपार्टमेंट को देते हैं, चलो ये पढ़ ही लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज ओनली सर्कमस्टांसेस इनविसेज्ड अबव, इन्हीं केस में मटेरियल ट्रांसफर किया जाएगा जो ऊपर सर्कमस्टांसेस दिए गए। नॉर्मली अगर आपके पास सरप्लस मटेरियल आ गया तो आपको स्टोर डिपार्टमेंट को ही वापस करना होगा, लेकिन ऊपर दिए गए सर्कमस्टांसेस के हिसाब अगर है तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट सच डायरेक्ट ट्रांसफर शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ मटेरियल ट्रांसफर। ए मटेरियल ट्रांसफर नोट शुड बी मेड इन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट बनाया जाएगा। The disposition of the copies of this notes being as follow, डिपार्टमेंट मेकिंग ट्रांसफर और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को इंटीमेट कर दिया जाएगा, स्टोर डिपार्टमेंट को जानने की जरूरत नहीं है। नो कॉपीज रिक्वायर्ड फॉर स्टोर डिपार्टमेंट एज नो एंट्री इन द स्टोर रिकॉर्ड वुड बी कॉल्ड फॉर। द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वुड यूज दिस कॉपी फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग नेसेसरी एंट्रीज इन कॉस्ट लेजर अकाउंट फॉर जॉब अफेक्टेड, यानी कि एक जॉब की कॉस्ट में से माइनस करके आपने वो जॉब कॉस्टिंग में किया भी तो था कि मटेरियल इशू हो गया, फिर वो दूसरे जॉब को ट्रांसफर हो गया था, तो कॉस्ट डिपार्टमेंट को तो चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, चलिए रिटर्न ऑफ मटेरियल, ये तो सिंपल है कि अगर आपके पास मटेरियल ज्यादा आ गया तो आप उसको मटेरियल को वापस करोगे, जो भी मटेरियल आपके पास सरप्लस में पड़ा हुआ है तो यू हैव टू रिटर्न इट। और इस मटेरियल को रिटर्न करने के लिए आपके पास जो नोट बनता है वो मटेरियल रिटर्न नोट बनता है, और इसको हम शॉप क्रेडिट नोट भी बोलते हैं और स्टोर डेबिट नोट भी बोल देते हैं। समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल बिफोर हैंड, कई बार क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होता कि क्योंकि ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर आप स्पेसिफिक नहीं लिखोगे, जनरल लिख दोगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इसमें मैं पढ़ रहा हूं ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मेंशन कर दो। लिखने को तो आप सिंपल भी लिख दोगे, एक जनरल सी क्या होता है वो लिख दोगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक चीजें नहीं लिखोगे यू वोंट गेट मार्क्स फॉर दिस। जनरल के नंबर इस केस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो लिखना सबको याद है, रिटर्न ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, एवरीवन गेस कर देगा क्या मतलब होता है, नहीं पढ़ के जाओगे तब भी लिख दोगे, बट आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। Sometime it is not possible beforehand to make any precise estimate of material requirement or unit of production. Besides, at times due to some technical issue, कहते हैं कि रिटर्न क्यों होता है, एक तो कारण होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रिसाइज एस्टिमेट कर लोगे कितना मटेरियल चाहिए होगा, पहले से एस्टिमेट नहीं हो पाता। बिल ऑफ, आप बोलोगे सर बिल ऑफ मटेरियल तो बनता है, हर चीज का बिल ऑफ मटेरियल में क्वांटिटी कई बार एस्टिमेट नहीं हो पाती है, या कितने यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है आपको एस्टिमेट ही नहीं हो पा रहा, तो उस केस में कई बार बल्क ऑफ मटेरियल सप्लाई हो जाता है। Yeah, due to some technical issues or other difficulty, it is not practicable to measure the exact quantity of material required by the department. In either case, या तो पहले से नहीं पता था मटेरियल कितना चाहिए, या फिर टेक्निकल कारण है जिस वजह से हमें पहले से ही प्रिसाइज नहीं पता था, तो हम क्या करते हैं ज्यादा मटेरियल, आइदर केस में से मटेरियल ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इन आइदर केस मटेरियल हैव टू बी इशूड फ्रॉम स्टोर इन बल्क ऑफन इन एक्सेस ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। दोनों केस है, दो केस है, तो क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है कौन से ऐसे दो केस है जिसमें एक्सेस मटेरियल सप्लाई हो सकता है। पहला केस तो ये है कि आप इन हैंड पहले से नहीं बता सकते कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, और आप ये भी बता नहीं सकते कई बार कि आपको प्रोडक्शन कितना होगा, ये भी नहीं आपको मालूम है, या कोई टेक्निकल इशू की वजह से भी आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो कि आपको कितना मटेरियल चाहिए होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो मटेरियल बल्क में आपके पास सप्लाई हो जाए, ऑफन इन एक्सेस क्वांटिटी सप्लाई हो जाए। वेयर सच ए कंडीशन एग्जिस्ट, इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मटेरियल कंट्रोल दैट एनी सरप्लस मटेरियल लेफ्ट ओवर ऑन द कंप्लीशन ऑफ ए जॉब शुड बी प्रॉम्प्टली हैंड ओवर टू द स्टोर कीपर फॉर सेफ एंड प्रॉपर कस्टडी। तो साथ के साथ उसको वापस करना चाहिए जितना आपके पास बच जाएगा। अनलेस दिस इज डन द सरप्लस मटेरियल मे बी मिस एप्रोप्रिएटेड और मिस अप्लाइड टू सम पर्पस अदर देन दैट फॉर विच इट वॉज इंटेंडेड। तो कहीं और वेस्ट ना हो जाए, इसलिए आपको टाइमली उसको वापस कर देना चाहिए। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब अगेंस्ट विच द एक्सेस मटेरियल वाज ओरिजिनली ड्रॉन इन दैट केस वुड बी ओवरस्टेटेड। अगर मान लो वो वापस नहीं हुआ तो हमें तो यही लगेगा ना, कॉस्ट डिपार्टमेंट को तो यही लगेगा कि भाई ये मटेरियल जॉब में यूज हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी मटेरियल कॉस्ट ओवरस्टेट हो जाएगी अगर वापस नहीं करोगे तो। ठीक, तो द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द जॉब अगेंस्ट विच द एक्सेस मटेरियल वाज ओरिजिनली ड्रॉन
in that case would be overstated unless the job is given credit for surplus arising thereon. अगर वापस नहीं करोगे तो आपकी वो जॉब की मटेरियल कॉस्ट ओवरस्टेट हो जाएगी. The surplus material which is returned to the storeroom should be accompanied by the document जिसको shop credit note और store debit note भी बोलते हैं. This document should be made by department returning the surplus material and should be triplicate. ये triplicate में होगा. ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी होती हैं कि ट्रिप्लीकेट में बनता है. एक तो स्टोर रूम में जाएगा और एक कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को जाएगा और जो डिपार्टमेंट वापस कराएगा उसके पास रहेगा. तो ये जो शॉप क्रेडिट नोट है या स्टोर डेबिट नोट है तो उस केस में ये ट्रिप्लीकेट में बनेगा और एक स्टोर रूम को चला जाएगा, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बताने के लिए कि हमने मटेरियल वापस कर दिया ताकि कॉस्ट कम कर दी जाए मटेरियल की उस रिस्पेक्टिव जॉब से, और तीसरा जो डिपार्टमेंट रिटर्न कर रहा है उसको इंटीमेट वो अपने लिए भी एक रख लेता है. तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा. नाउ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होती है? मटेरियल की वैल्यूएशन कई सारे मेथड है. एक कॉस्ट प्राइस मेथड है, दूसरा एवरेज प्राइस मेथड है. मटेरियल की वैल्यूएशन का मतलब है कि जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो रहा है, जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू हो रहा है उसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे. क्योंकि हमने कई सारे लॉट्स में मटेरियल खरीद रखा होता है तो कई बार हमें आइडिया नहीं लगता, वो मटेरियल मिक्स हो जाता है कि हम जो इशू कर रहे हैं वो कौन से लॉट वाला मटेरियल हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है. तो इसलिए हमें मेथड फॉलो करने पड़ते हैं कि हम मटेरियल इशू के मेथड फॉलो किए जाए उसकी प्राइसिंग के. एवरेज प्राइस मेथड है, मार्केट प्राइस मेथड्स है और नॉशनल प्राइस मेथड्स है. दीज आर द मेथड जो हम फॉलो करते हैं. ठीक, ये हमने वो कर लिए थे एग्जाम्पल. चलिए पढ़ते हैं इनको. सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस मेथड, स्पेसिफिक प्राइस मेथड. इसमें तो हमें पता होता है कौन सा मटेरियल इशू हो रहा है. अगर हमें मालूम है कि कौन सा मटेरियल इशू हो रहा है और हमने हर आइटम का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, हर आइटम को सेपरेटली, हर लॉट को सेपरेटली स्टोर करके रखा है, उसका प्राइस पता है, जो भी लॉट में से मटेरियल जा रहा है हमें उसकी कॉस्ट पता है, तो हम उसी पे इशू कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट फिफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये तब फॉलो किया जाता है जब हमारे पास लॉट्स मिक्स हो जाते हैं और प्राइसेस फॉल कर रहे हैं. फॉलिंग प्राइसेस में ये मेथड सुटेबल होता है. इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा मटेरियल इशू हुआ है वो फर्स्ट लॉट में से पहले हो रहा है, फिर सेकंड लॉट में से होगा, फिर थर्ड लॉट में से होगा, फिर फोर्थ लॉट में से होगा. ठीक है. ये मेथड आपको फॉलिंग प्राइसेस के केस में बेटर रहेगा, यानी कि अर्ली जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो जाएगी और जो बाद वाला मटेरियल होगा, जो नए प्राइस पर होगा, जो रिप्लेसमेंट होगी, वो कम प्राइस पर होगी आपकी. ठीक है. तो ये मेथड तब फॉलो किया जा रहा है. लॉट्स बहुत सारे हैं, हमें मालूम नहीं कि कौन से लॉट में से मटेरियल इशू हो रहा है, तो हम फिफो मेथड फॉलो कर लेंगे. जो अर्लियर लॉट हम मान के चलेंगे, अब देखो प्रैक्टिकली तो अब कोई सा मटेरियल इशू कर दो हमें मालूम ही नहीं है, तो लेकिन हम मान के चलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्राइसिंग कि जो पहले वाले लॉट्स हैं उसी में से मटेरियल इशू होता जा रहा है, उसके मुताबिक ही हम इशू प्राइस डिसाइड कर लेंगे. और जो आपका जो लेटेस्ट रिप्लेसमेंट है वो आपका नए प्राइस पर आएगा, वो फॉलिंग प्राइस पे होगा, लो प्राइस पर होगा. नेक्स्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ये तब किया जाता है जब राइजिंग प्राइसेस हो रहे हो. राइजिंग प्राइसेस पे तब हम ये मेथड फॉलो करते हैं. तो इसका मतलब ये हो रहा होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये हो गया कि जो रेसेंट है वो प्रोडक्शन में, यानी कि हमेशा याद रखो जो महंगा मटेरियल वो प्रोडक्शन में ट्रांसफर हो रहा है. फिफो में शुरू वाला महंगा था और बाद वाला सस्ता था, तो बाद वाला क्लोजिंग स्टॉक में रख लिया. कंजर्वेटिव अप्रोच है, जो शुरू वाला था वो ट्रांसफर कर दिया प्रोडक्शन में क्योंकि वो महंगा था. यहां पर क्या है, पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो महंगे होंगे, जो पहले के पड़े होंगे वो सस्ता होगा. तो जो महंगे वाला वो प्रोडक्शन को ट्रांसफर कर दीजिए, सस्ता वो क्लोजिंग स्टॉक में ले जाइए. ठीक है. हालांकि ये मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपको अलाउ नहीं करता. नेक्स्ट, बेस स्टॉक मेथड क्या होता है? बेस स्टॉक मेथड का मतलब होता है कि दो, जैसे हमने 2 बिन मेथड नहीं पढ़ा था कि आप इन्वेंट्री के 2 हिस्से बना के रखिए, ये बेस स्टॉक रख लीजिए, ये ऊपर वाला स्टॉक रख लीजिए. ऊपर वाले अगर मटेरियल यहां से इशू हो रहा है तो आप लिफो विफो जो मर्जी फॉलो कर लीजिए, और जो बेस स्टॉक के लिए आप फॉलो करोगे तो आप जिस प्राइस पर भी आपने बेस स्टॉक मेंटेन किया होगा उसी के ऊपर आप इशू करोगे. ठीक है. ये ऐसा होता है, यानी कि 2 मेथड साथ साइमल्टेनियसली यूज हो रहे होते हैं. आप अपनी इन्वेंट्री के 2 पार्ट कर लेते हो, एक ऊपर वाला पार्ट होता है और एक नीचे वाला पार्ट होता है. जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो तो आप इन्वेंट्री इशू करते हो ये सोच के कि इसमें फिफो मेथड लग रहा है या लिफो मेथड लग रहा होगा, लेकिन जो बेस स्टॉक के लिए आप यूज कर रहे हो वो कोई सा मेथड नहीं करना. वो आपका जो ओरिजिनल प्राइस पे हमने बेस स्टॉक मेंटेन किया होगा, बेस स्टॉक मतलब मिनिमम स्टॉक मेंटेन किया होगा, उसी प्राइस के ऊपर आपने इसको इशू करना है. क्लियर. नेक्स्ट, एवरेज प्राइस मेथड.
इसमें आप एक सिंपल एवरेज ले लोगे और दूसरा वेटेड एवरेज लोगे। सिंपल एवरेज में क्या होता है कि जब भी आप इशू कर रहे हो उससे पहले आप देख लीजिए कितनी लॉट्स में आपने खरीदा हुआ, हर लॉट के प्राइसेस को ऐड कर लीजिए, उसकी एवरेज ले लीजिए। सपोज कीजिए पहला लॉट का प्राइस 25 था, फिर 30 था, फिर 40 था, फिर 50 था, फिर आपने इशू कर दिया। इनको 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्वांटिटी कंसीडर करने की जरूरत नहीं, हर लॉट के प्राइस को आप कंसीडर कर लीजिए और फिर 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपके पास एक एवरेज प्राइस आएगा। उस एवरेज प्राइस के ऊपर आपको मटेरियल को इशू करना है। और वेटेड एवरेज में क्या होता है, हर लॉट के साथ एक एवरेज प्राइस निकल आता है जिसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों को आपने कंसीडर करना है। उस एवरेज प्राइस के ऊपर आपने मटेरियल को इशू करना होगा। नेक्स्ट, मार्केट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं नया, अगर पुराना मटेरियल प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट से नया मटेरियल कितने का आएगा, तो वो जो भी मटेरियल उसका आएगा उस प्राइस के ऊपर मैं इशू कर दूंगा। यानी कि सपोज करो मेरे पास एक 10 kg पड़ा हुआ है, ये मेरे को इशू करना है। अगर ये आज मैं खरीदूं मार्केट से तो किस प्राइस पर आएगा, जिस प्राइस पर आएगा उसको बोलेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको रिप्लेस, अगर ये इशू हो रहा है तो इसको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा ना। अगर ये मटेरियल इशू हो रहा है तो इस मटेरियल को रिप्लेस करने के लिए मार्केट से मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो जिस प्राइस के ऊपर मैं मटेरियल खरीदूंगा उस प्राइस के ऊपर ही मैं इसको इशू मान लूंगा, तो ये रिप्लेसमेंट मेथड होता है। नेक्स्ट, रिलाइजेबल मेथड। प्राइस मेथड का मतलब होता है कि ये स्टॉक अगर मैं आज मार्केट में बेचूं तो कितने का बिक जाएगा। रिप्लेसमेंट में होता है कि अगर मैं इसको रिप्लेस करूं 10 kg और मटेरियल को रिप्लेस करके नया मटेरियल खरीदूं इसको रिप्लेस करने के लिए, तो जितना आप नया मटेरियल जितनी कॉस्ट का आएगा उसी के ऊपर मैं इशू कर दूंगा। और रिलाइजेबल प्राइस में मतलब होता है कि मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं इसी को मार्केट में अगर बेच दूं जिस प्राइस के ऊपर ये मटेरियल बिक जाएगा उसी के ऊपर मैं प्रोडक्शन में उसी प्राइस के ऊपर इशू कर दूंगा। नॉशनल प्राइस मेथड। नॉशनल प्राइस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक रेट फिक्स कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, इसी के ऊपर हमने मटेरियल को इशू करना है। ठीक, इसी एक रेट फिक्स कर लिया, कोई भी लॉट हो उसका ओरिजिनल प्राइस कोई सा भी हो, हमने जब भी इशू करना है प्रोडक्शन को इसी प्राइस के ऊपर इशू करना है और वही हम फॉलो करते रहेंगे फॉर एवरी इशू ऑफ मटेरियल। ये जो प्राइस डिसाइड किया जाता है किन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है, आपके करंट प्राइसेस क्या है, आपका मार्केट का ट्रेंड किधर को चल रहा है और डिस्काउंट या ट्रांसपोर्ट चार्जेस अवेलेबल है, इनके हिसाब से हम लोग एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर लेते हैं और उसी के ऊपर हम लोग इन एनी केस इशू कर देंगे। ठीक है, ये छोटे समय के लिए होता है। और इसी के अंदर ना सेकंड होता है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड क्या मतलब होता है, जो भी प्राइस पे मटेरियल आता है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं और इन्फ्लेट करके इशू करते हैं। इन्फ्लेट क्यों करते हैं, इवेपोरेशन हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, नेचुरल क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से हमारा मटेरियल कम हो जाता है तो रेट इन्फ्लेट करके हम लोग इशू कर देते हैं। सपोज करो आपने 10 kg खरीदा 1000 रुपए का, 1 kg का लॉस हो गया तो 9 kg आ गया 1000 का, तो आपका रेट इन्फ्लेट हो गया। यहाँ आपका 100 रुपीज पर kg था और यहाँ आपका बढ़ के 1000 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे रेट इन्फ्लेट हो जाएगा। तो इस इन्फ्लेटेड प्राइस के ऊपर मटेरियल इशू करोगे। यहाँ पे लॉट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है कि एक ही लॉट होगा या 2 लॉट होंगे। अगर देखो लॉट्स होंगे तो आपको विफो लिफो वगैरह करने ही पड़ेंगे। ये तो तब है जब आपके पास एक ही टाइप का मटेरियल है, एक ही लॉट में आपने खरीदा था, तब इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो आपने। रीयूज प्राइस मेथड का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास मेरा मटेरियल, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है वो मुझे इशू करना है, तो अगर मैं यहां ना इशू करके किसी और जगह इसको यूज करता हूं तो उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसी के ऊपर मैं इसको इशू कर दूंगा। ठीक है, वो रीयूज मेथड है। ये एग्जाम्पल प्लीज एक बार जरूर देख लेना, जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं इसके, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है बट एक बार ये जो एग्जाम्पल किए हैं ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न एंड स्टोरेज। अगर आप मटेरियल रिटर्न करते हो वेंडर को तो किस प्राइस के ऊपर उसकी वैल्यूएशन करोगे, उसका टॉपिक है। देखो मटेरियल रिटर्न टू द वेंडर, जिस प्राइस के ऊपर हमने खरीदा होगा हम मान के चलेंगे उसी प्राइस के ऊपर हमने उसको रिटर्न करना है। एक चीज इस पे ध्यान देनी है, जब आप मटेरियल खरीद रहे हो तो सपोज करो आपने वेंडर ने 10 से 10 रुपए का मटेरियल खरीदा, लेकिन आपने ट्रांसपोर्टेशन खर्च कर दिया 1 रुपए का, फ्रेट 1 रुपए का खर्च कर दिया, लोडिंग 1 रुपए की खर्च कर दी, तो आपको तो ये 13 रुपए का पड़ा। ठीक है, तो अब मान लो ये मटेरियल को वापस कर रहे हो तो आप वेंडर से तो 10 रुपए का ही खरीद के आए हो, वेंडर ने तो 10 रुपए बेचे हैं, तो आपने वापस यहाँ पे 13 का नहीं करना, आपने उसको 10 का ही वापस करना है और 3 रुपए का आपका लॉस मान के चलोगे आप। ठीक है, समझ आया। मटेरियल 10 का खरीदा था और रास्ते में आपने ये जो खर्चे किए, खर्चे जोड़ने के बाद मटेरियल आपका 13 रुपीज का हो गया। जब आप इसको वापस करने जा रहे हो क्योंकि मे बी मटेरियल खराब हो गया हो, मे बी नॉट अप टू द क्वालिटी हो, मे बी सरप्लस मटेरियल आ गया हो आपके पास, मे बी जो मांगा हो वो ना मिला हो, तो आपको इसको वापस करना है।
कायदे से तो 13 रुपये ही चार्ज करनी चाहिए वेंडर से, बट हमें 13 रुपये चार्ज करने नहीं होते, हम उसी प्राइस को के ऊपर चार्ज करते हैं जो उसका इनवॉइस प्राइस होता है, उसी के ऊपर उसको वापस करते हैं। तो ये जो 3 रुपये का लॉस है ये हमारा लॉस हो जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। जनरली मटेरियल आर चेक्ड फॉर क्वालिटी बिफोर डिस्पैचिंग टू द स्टोर एंड इफ एनी इशू अराइज सच एज नॉट मीटिंग द क्वालिटी रिक्वायरमेंट और एनी स्पेसिफिकेशन or are not considered unfit for production due to any reason, due notice made and material are returned to vendor। बता दिया क्वालिटी नहीं बराबर है, क्वालिटी खराब है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल नहीं आया तो हमें उसको वापस करना चाहिए साथ की साथ। However, even if the any substandard quality is noticed before, देखो अगर तो पहले ही वापस हो गया, गुड रिसीव नोट ही नहीं आपने इशू किया, फिर तो हमारे स्टोर में आएगा ही नहीं। आपको याद होगा ना, माल आपके पास आया तो हम गुड रिसीव नोट इशू करते हैं सप्लायर को। मान लीजिए आपके पास 10,000 आया, आपने देखा तो 1000 तो खराब है, तो आप गुड रिसीव नोट ही 9,000 का इशू करोगे तो आपके पास रिकॉर्ड ही 9,000 है। ये उस केस की बात नहीं कर रहा, ये बात वहीं से वापस कर देंगे हम लोग उसको। गुड रिसीव नोट ही हम बताएंगे हमने तो 9 का ही मिला, हम 9 की पेमेंट करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपने 10,000 का रिकॉर्ड कर लिया गुड रिसीव नोट, बाद में आपको पता चला ये तो खराब है, तो फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, मटेरियल रिटर्न नोट इशू करना पड़ेगा, उसकी बात हो रही है यहां पर। However, even if any substandard quality is noticed before or after reaching the store, such material can also be returned to the vendor. The price of material to be returned to the vendor should include its invoice। देखो should लिखा हुआ है। The price of material to be returned to the vendor should include invoice price plus freight plus receiving and handling charges etc. Strictly speaking, the material returned to the vendor should be returned to the एट द स्टोर लेजर प्राइस। ये स्टोर लेजर प्राइस 13 है, तो स्ट्रिक्टली तो यही होना चाहिए कि हमें 13 का पड़ा है, हम 13 का वापस करेंगे, एंड नॉट एट इनवॉइस प्राइस। बट इन प्रैक्टिस ओनली इनवॉइस प्राइस इज कंसीडर्ड। और जो है 3 रुपए का गैप आ रहा है वो कहते हैं हम स्टोर लेजर में इसको ओवरहेड ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, इसको लॉस ट्रीट कर लेंगे और ये लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ओवरहेड में ट्रांसफर हो जाएगा। इन स्टोर लेजर द डिफेक्टिव और सब स्टैंडर्ड मटेरियल आर शोन। ऑफ कोर्स जो आप वापस करोगे स्टोर लेजर में इशू के कॉलम में आ जाएगा। स्टोर लेजर आपको बनाना आता है ना, रिसिप्ट का कॉलम होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, रिसिप्ट होता है, और इशू का होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, रिसिप्ट, इशू एंड बैलेंस। तो आपने जो वापस मटेरियल किया तो आप तो यही मान के चलोगे ये इशू हो चुका है, तो किस प्राइस पर इशू करोगे, स्टोर लेजर में तो इसी प्राइस पे दिखा दोगे, लेकिन वहां पे जो वेंडर को वापस हो रहा है वो 10 रुपए के हिसाब से वापस हो रहा है। जो 3 रुपए का लॉस हो रहा है ये आप ओवरहेड में ट्रांसफर कर दोगे। स्टोर लेजर में तो आपने 13 की एंट्री करनी है क्योंकि आपको पता ही नहीं होता 10 का है 13। स्टोर लेजर में तो आपको पता ही ना होता, आपको पता ही 13 का होता है, तो आप रिटर्न की एंट्री 13 रुपए के हिसाब से कर लोगे और वही माल वापस करना है जो आपने खरीदा था, जिस प्राइस पे खरीदा है उसी पे वापस करना है आपने। ठीक, तो इन स्टोर लेजर द डिफेक्टिव और सब स्टैंडर्ड मटेरियल आर शोन इन द इशू कॉलम एट द रेट शोन इन द ledger and the difference between issue price and invoice cost is debited to the inventory adjustment account। तो वो जो डिफरेंस होगा, देखो जिस प्राइस पे आपने सपोज करो आपके जो रिसिप्ट किया होगा 13 रुपए रिकॉर्ड कर रखा होगा, अगर मेरे को मालूम है कि मैं 10 रुपए का वापस कर रहा हूं, मुझे मालूम है इनवॉइस प्राइस वापस हो रही है 10 रुपए के हिसाब से, तो मान लीजिए 10 kg वापस कर रहा हूं, तो यहां तो 10 रुपए ही आएंगे और 10 kg को 3 से ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में चला जाएगा, ये हम वेंडर को वापस कर देंगे। अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि उसका इनवॉइस प्राइस कितना है तो मैं चुप करके 10 kg इंटू 13 की एंट्री कर दूंगा इशू के कॉलम में। नहीं समझे, 13 का मैंने रिकॉर्ड कर रखा होगा रिसिप्ट, क्योंकि मेरे को 13 का ही पड़ा है, इनवॉइस प्राइस प्लस फ्रेट वगैरह जोड़ने के बाद 13 का पड़ गया। अगर मैं उसको इशू कर रहा हूं, अगर मुझे मालूम है इनवॉइस प्राइस कितना है तो मैं ऑफकोर्स उसको तो मैं 10 रुपए के हिसाब से वापस करूंगा और जो 3 रुपए एक्स्ट्रा है वो इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में दिखा दूंगा। तो ये हो जाएगा इशू, दोनों 10 रुपए 10 kg इंटू 10 ये हो गया और 10 kg इंटू 3 ये हो गया, तो 13 रुपए पूरे हो गए। और अगर मान लो मेरे को पता नहीं कि इनवॉइस प्राइस कितना है तो मैं 10 kg को 13 रुपए के हिसाब से मैं वेंडर की एंट्री कर दूंगा, मुझे मालूम ही नहीं इनवॉइस प्राइस कितना है, तो उस केस में ये कर दूंगा। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जो मटेरियल स्टोर को वापस आता है उसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे। देखो मटेरियल को स्टोर को मटेरियल कब आता है, जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सरप्लस मटेरियल इशू कर देते हो या गलत मटेरियल इशू कर देते हो, वो वापस आपके पास आ जाता है, तो उसमें आपको कैसे ट्रीट करना है। व्हेन मटेरियल रिक्वेस्टेड बाय ए स्पेसिफिक जॉब और वर्क इन प्रोग्रेस आर फाउंड टू बी इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट और आर अनसुटेबल फॉर द पर्पस, दे आर रिटर्न टू द स्टोर। इसको ट्रीट करने के 2 तरीके होंगे, देयर आर 2 ways
ऑफ ट्रीटिंग सच रिटर्न। पहला तो ये होगा कि आप उसको साइड में रख लीजिए। सच रिटर्न आर एंटर्ड इन द रिसिप्ट कॉलम एट ए प्राइस विच दे वर ओरिजिनली इशूड, जिस प्राइस पे आपने इशू किया था उसी पे वापस ले लीजिए। एंड इस मटेरियल को सस्पेंस में रख दीजिए। सस्पेंस आपने दिखाना नहीं है, माइंड में रख लीजिए, और जैसे अगली रिक्वायरमेंट आई वो ये मटेरियल पहले इशू कर देना। ये मटेरियल पहले इशू करना है। सपोज कीजिए आपने 10 kg मेरे को वापस कर दिया, 10 kg मैं रिसिप्ट पे दिखाऊंगा। कायदे से तो ये नया, ये भी तो हो सकता है कि न्यू रिसिप्ट है, तो मान लो अगर FIFO मेथड फॉलो कर रहे हो तो इसका नंबर तो सबसे एंड में आएगा दोबारा इशू होने का, तो इसको मैं रिसिप्ट कॉलम में दिखा लूंगा। किस प्राइस पे दिखाऊंगा? जिस पे मैंने इशू किया था। मान लो 13 रुपए पे इशू किया था, 13 पे वापस आ गया और ये मेरे बैलेंस में चला गया। अब मुझे नई रिक्वायरमेंट आ गई, मटेरियल मांग लिया, मटेरियल एक्विजिशन आ गई और मैं FIFO मेथड फॉलो कर रहा हूं, तो क्या मैं ये वाला मटेरियल इशू करूंगा? एज पर द FIFO मेथड ये तो अभी आया है, इससे पहले वाले मटेरियल पहले इशू होंगे। लेकिन अगर आप इसको इस केस में ट्रीट कर रहे हो तो पहले ये वाला इशू करो और फिर बाकी का मटेरियल FIFO मेथड के हिसाब से कर देना। ये आपका पहला ऑल्टरनेटिव है। दूसरा ऑल्टरनेटिव, इसको फ्रेश रिसिप्ट ट्रीट करो और एज पर द मेथड चलते रहो। क्लियर? वैल्यूएशन ऑफ शॉर्टेज ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो तो उस केस में आपकी शॉर्टेज की ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो, अगर आप मटेरियल की शॉर्टेज हो रही है तो आपको इशू कॉलम में ट्रीट कर लेना है, और जो भी एज पर द FIFO लिफो जो भी हो रहा होगा उसको मतलब मान के चलेंगे मटेरियल इशू हो गया। अगर आपकी शॉर्टेज होगी, आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन और कॉस्ट लेजर मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब कॉस्ट लेजर के मुताबिक आपके पास मटेरियल ज्यादा होना चाहिए और फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से आपके पास मटेरियल कम होना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हो, जो डिफरेंस होता है वो हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं इशू के कॉलम में कि इशू हो चुका है मटेरियल, और फिर इसको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस जो भी होगा वो ट्रीटमेंट कर लेंगे बाद में। ठीक है, और जो भी मेथड उस समय इशू का फॉलो हो रहा होगा उसके हिसाब से इसको ट्रीट कर लेंगे। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल एबनॉर्मल। ये तो आपको मैंने पढ़ने को बोला, ये आपको पढ़ना है प्लीज। ठीक है, इसको पढ़ लेना जरूर, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। वेस्टेज क्या होती है, स्क्रैप क्या होता है, स्पॉइलेज क्या होता है, डिफेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं, ये आपने एक बार गो थ्रू कर लेना। चलते हैं आगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टडी मटेरियल पर आ जाइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, ये वाला नॉर्मली क्वेश्चन है, मटेरियल कॉस्ट निकालनी है आपने, दोनों के प्राइस गिवन है। इसमें क्या होता है कि आपको रेलवे फ्रेट बांटना होता है। ये दोनों दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, केमिकल ए और केमिकल बी की मटेरियल कॉस्ट निकालनी है। दोनों के इनवॉइस वैल्यू पता है, कस्टम ड्यूटी आपको मालूम है 10% है, ठीक है, ऐड हो जाएगी, प्लस रेलवे फ्रेट कॉमन दे रखा है तो इसको बांटना होता है, तो क्वांटिटी की रेशियो में बांट देना। ठीक है, अलग अलग हो जाएगा और फिर टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट, बांट दिया। और अच्छा, इसमें ना ये भी है, शॉर्टेज भी है, तो क्वांटिटी भी कम करोगे बाद में। पहले तो इसको तो ग्रॉस क्वांटिटी में ही बांटोगे, फ्रेट को इनकी क्वांटिटी में बांटोगे। जब आपकी टोटल कॉस्ट आ गई जो डिवाइड करोगे, जो नेट क्वांटिटी आपको मिली है आफ्टर लॉस, वो माइनस करने के बाद आप उसे डिवाइड कर लोगे। ए में 500 kg का लॉस है और बी में 320 kg का लॉस है, और फर्दर 2% का लॉस और हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। तो आप क्या करोगे, यही आपकी इनपुट है, 500 kg का वैसे लॉस हो गया, 320 का इधर लॉस हो गया, टोटल आपको इतना मिला, और ये फर्दर लॉस होने के चांस है, इसके ऊपर आप 2% कैलकुलेट कर लो। तो आपके पास क्वांटिटी अल्टीमेटली जो यूज करोगे वो ये होगा, सारी कॉस्ट को इससे डिवाइड कर लेना है। लेकिन जब आप फ्रेट वगैरह बांटोगे तो आप इसी ग्रॉस क्वांटिटी की रेशियो में बांटोगे, इसमें ये पॉइंट है। नेक्स्ट, ये तो नॉर्मल है, नॉन रिटर्नेबल है। देखो ये आपका प्राइस आ गया, ये जो डिस्काउंट है माइनस हो जाएगा, 800 आएगा। जीएसटी, जीएसटी का क्या है, जीएसटी क्लेम हो जाएगा, ये ऐड नहीं होगा। ठीक, और पैकिंग चार्जेस नॉन रिटर्नेबल बॉक्स है, ये सही है, तो बस ये जीएसटी नहीं ऐड करना, बाकी दोबारा से कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी गिवन है, ये आपकी कंजम्पशन एनुअल दे रखी है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है,
कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टोरेज कॉस्ट है, ये इस पे निकाल लीजिए, आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम आ जाएगी और फिर आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। नॉर्मल है ये तो क्वेश्चन। ये भी सेम देखो, एनुअल डिमांड इतनी है, यूनिट प्राइस इतना है, ऑर्डर कॉस्ट ये रखी है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कितनी बन जाएगी ये? 20% हो जाएगी। 20% किसका निकालोगे? यूनिट कॉस्ट का। हम मान के चलेंगे एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की है ये, ठीक है। तो ये आपकी इसका 20% कितना आएगा? 20 इंटू 20% 4 रुपीज आ गया। 4 रुपीज की आपकी कैरिंग कॉस्ट है, एनुअल डिमांड आपको पता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, फॉर्मूले पुट कीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। और ये भी है, डिटरमिन द टोटल कॉस्ट दैट वुड रिजल्ट इफ द आइटम, अगर नया प्राइस आपका ये आ गया तो कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। कैरिंग कॉस्ट बदल के आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अलग आ जाएगी, तो उससे आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट निकाल लीजिए दोबारा से। नेक्स्ट, ये तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है। नॉर्मल यूसेज दे रखा है 50 पर वीक, मैक्सिमम यूसेज 75 पर वीक दे रखा है, और ये 25 पर वीक आपका मिनिमम यूसेज है। रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी गिवन है ए और बी के केस में। आपका रीऑर्डर पीरियड ए के लिए 4 to, यानी कि मिनिमम 4 है, लीड टाइम 4 वीक है, मैक्सिमम 6 वीक है, और एवरेज कितना आएगा? 5 वीक आ जाएगा, एवरेज ले लीजिए। और बी का मिनिमम लीड टाइम कितना है? 2 हफ्ते, और मैक्सिमम लीड टाइम कितना है? 4 हफ्ते, और एवरेज कितना आ जाएगा? 3 हफ्ते आपका एवरेज आ जाएगा। तो आपको रीऑर्डरिंग लेवल, मिनिमम लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। सब कुछ गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट, रीऑर्डरिंग लेवल आपको कैलकुलेट करना है। रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम टू मैक्सिमम होता है, या सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू नॉर्मल होता है। मैक्सिमम लेवल होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। मिनिमम लेवल क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक मिनिमम लेवल होता है, यानी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम माइनस नॉर्मल इंटू नॉर्मल आपका सेफ्टी स्टॉक होता है। डेंजर लेवल क्वेश्चन में देना पड़ेगा, नॉर्मल लेवल इंटू टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। नॉर्मल यूसेज पर डे या पर वीक इंटू टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज, वो आपका डेंजर लेवल होता है, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ए परचेज ऑर्डर 20 है, ये आपकी परचेज करने की कॉस्ट है। नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज ड्यूरिंग द, इतना आप खरीदोगे, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। ये एनुअल डिमांड है। परचेज प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आपकी 50 आ गई। एनुअल, अच्छा ये परचेज प्राइस दे रखी है, तो ये फालतू दे रखा है, ये तो होता ही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। मटेरियल कॉस्ट में स्टोर तक पहुंचने तक के सारे खर्चे होते हैं, तो ये आपको फालतू दे रखा है, ठीक है। एनुअल कॉस्ट 5 रुपीज आपकी स्टोरेज कॉस्ट है, ये आपकी स्टोरेज कॉस्ट आ गई। ये आपकी ये कैरिंग कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, एनुअल डिमांड आ गया। तो आपको निकालना क्या? निकल जाएगा सारा कुछ, एवरीथिंग इज गिवन। एवरेज 10 डेज है, मैक्सिमम 15 डेज है, मिनिमम 5 डेज है, इमरजेंसी परचेज 4 डेज है, और रेट ऑफ कंजम्पशन एवरेज 15 यूनिट्स पर डे और मैक्सिमम 20 यूनिट पर डे। कुछ कैलकुलेट नहीं करना, एवरीथिंग इज गिवन, निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला आना चाहिए, अगर फॉर्मूला आता है तो आपका निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया अभी, जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया वो यही क्वेश्चन का था, बस वहां पे 50 अलग अलग था, यहाँ पे 100 सेम है। फिगर का फर्क है, जो मैंने आपको एग्जांपल कराया ना स्टॉक आउट का, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक निकालने का क्वेश्चन, वो यही वाला क्वेश्चन है, बस फिगर में फर्क है। नेक्स्ट, एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल, ड्रॉ ए प्लान ऑफ एबीसी सिलेक्टिव कंट्रोल। इसमें गुड्स को हम कैटेगराइज करते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी में। ए कैटेगरी में हाई वैल्यूड गुड्स, लो क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी की परसेंटेज लो होती है और वैल्यू की परसेंटेज ज्यादा होती है। बी में क्या आता है? बी में मॉडरेट होता है। सी में क्या आता है? सी में क्वांटिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, परसेंटेज की, मतलब आपकी क्वांटिटी टोटल पर ज्यादा है और वैल्यू कम है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करके पहले तो ये निकालेंगे। देखो इन्होंने क्लासीफाई करने को बोला हुआ, तो कैसे किया? आइटम्स लिख लिए सारी, ABCD यूनिट्स हैं, तो परसेंटेज निकाली हर एक की कितनी कितनी है, एंड तक किसकी कितनी कितनी क्वांटिटी में परसेंटेज है, और फिर टोटल कॉस्ट निकाल ली, क्योंकि हमें क्वांटिटी में परसेंटेज भी चाहिए और वैल्यू में परसेंटेज भी चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल ली। कैसे मल्टीप्लाई किया? 7000 रेट दिया हुआ है, तो वैल्यू निकाली इन्वेंट्री की हर एक की, और टोटल में उसकी परसेंटेज निकाल ली, और फिर एक अजम्पशन ले ली कि ऐसे 50,000 एंड अबव ए कैटेगरी में डालना है, 15 से 15 वाली बी कैटेगरी में डालना है,
और बिलो 15 के सी कैटेगरी में डालना है। सिर्फ आप देखोगे वैल्यू की अजम्पशन ली हुई है, क्वांटिटी की अजम्पशन ली ही नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी की अजम्पशन बहुत मुश्किल हो जाएगा दोनों चीजों को मैच करके चलना। तो उन्होंने सिर्फ वैल्यू के हिसाब से ए कैटेगरी बताई है, वैल्यू के हिसाब से बी कैटेगरी बताई है कि अगर कोई इन्वेंट्री 15,000 से नीचे है उसकी कॉस्ट तो सी कैटेगरी में चली जाएगी और इधर बी में चली जाएगी और इधर ए में चली जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया होगा तो आप क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आप ये याद रखना कि 50,000 एंड अबव ए कैटेगरी। अब देखो इन्होंने कोई मतलब नहीं निकाला, सिंपल कैटेगरी कर दी, जिन में जितना इतना खर्चा हो रहा है, 50,000 से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो अब देखो इसमें तीनों में 50,000 से ज्यादा खर्चा है तो एक कैटेगरी में डाल दिया। फिर बाद में उनकी परसेंटेज बता दी कि इसकी परसेंटेज टोटल यूनिट में इतनी है, इसकी इतनी है और इसकी इतनी है, वैल्यू में इसकी परसेंटेज टोटल में इतनी है, इसकी टोटल में इतनी है और इसकी टोटल में इतनी है। बेसिस यही लिया है सर। सिमिलरली बी कैटेगरी में चेक कर लो, 15 से 50 के बीच में होंगे, ये सारे 15 और 50 के बीच में, तो ये सारे बी कैटेगरी के चेक को क्लासीफाई कर दिया, फिर उनकी परसेंटेज निकाल दी, क्वांटिटी में कितनी कितनी है वो भी बता दी और वैल्यू में कितनी कितनी है वो बी कैटेगरी की बता दी। सिमिलरली बाकी सी कैटेगरी है, तो ये आपको अजम्पशन लेनी है और उसके हिसाब से इन्होंने क्लासीफाई किया। यहाँ फिर बताएगा क्वेश्चन कैसे क्लासीफाई करना है, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पर भी आप देख लीजिए, क्लासीफाई द आइटम एज पर द एबीसी एनालिसिस विद रीजन, ये भी उन्होंने क्लासीफाई कर दिया अपनी तरफ से अजम्पशन लेके। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है तो दिया हुआ है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आता ही आपको निकालना, सिंपल क्वेश्चन है ये भी इन्वेंटरी टर्नओवर का रेशियो। इन्वेंटरी टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, मटेरियल कंज्यूम कितना है डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इसका मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, परचेज पता है, ओपनिंग प्लस माइनस क्लोजिंग, तो मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री क्या आएगा, दोनों को जोड़िए, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो इससे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। और फिर नंबर ऑफ डेज फॉर विच इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री इज हेल्ड, तो आपको होल्डिंग पीरियड निकालना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए 365 डेज, 12 मंथ्स, कुछ भी, या 52 वीक्स को डिवाइड कर लीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, आपके पास एवरेज होल्डिंग पीरियड भी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 11th है, आगे चलते हैं। इसके तो क्वेश्चन ना मैंने आपको जो एग्जांपल दिए हैं वो कर लेना, बस उसमें सारे पॉइंट मैंने कवर किए हुए हैं, वही कर लेना, उसके अलावा करने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आपको याद होगा, इसमें ये था, द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूड दैट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन द सेम नो मैटर which method of pricing of material issue is used. Do you agree? Why or why not? Explain detail store ledger are not required. तो आप क्वेश्चन था कि आप इस केस में ना कोई मर्जी मेथड फॉलो कर लीजिए, फिफो मेथड फॉलो कर लीजिए, लिफो या कोई और मेथड फॉलो कर लीजिए, तब भी आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। ये आपका चीफ अकाउंटेंट कह रहा है, तो आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो। तो हमने ये क्वेश्चन किया हुआ कि हम इस बात से बिल्कुल सहमत है। उसका कारण भी है क्योंकि जो मटेरियल है ना वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है, नया लास्ट वाला जो स्टॉक आने से पहले बाकी वाला मटेरियल खत्म हो जाता है। तो चाहे फिफो मेथड से कर रहे होते हो, चाहे लिफो मेथड से कर रहे हो, चाहे कोई और मेथड कर रहे हो, पुराने वाला मटेरियल तो खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ है वो जो अभी मटेरियल आया वही बचा हुआ है, बाकी तो है ही नहीं है। तो कोई सा भी मेथड फॉलो कर रहे हो वही आएगा क्लोजिंग स्टॉक में। तो ये इसमें वो वाला पॉइंट है आपका, हमने किया हुआ है ये क्लास में क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप इसको नहीं सोचोगे तो होगा नहीं। चाहे फिफो मेथड कर लीजिए तभी आप देखोगे ये वाला मटेरियल बच जाएगा, बाकी इशू हो जाएगा सारा। और अगर आप लिफो मेथड करोगे तो भी जब आप करोगे तो ये वाला एंड वाला मटेरियल जो भी मेथड फॉलो करोगे वो ये वाला बच जाएगा। तो ये वाला क्योंकि ये तो खरीदा ही एंड में है तो ऑटोमेटिकली इस मेथड से ये आंसर आएगा। इसको देख लेना एक बार क्वेश्चन। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, कोई खास पॉइंट नहीं है इसमें। चलिए अब चलते हैं बैक वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ये हमने कर लिया था ना क्वेश्चन, इसको स्टार कर लो, इसको ये कर लेना, हमने किया हुआ क्लास में। प्लीज इस क्वेश्चन को देख जरूर लेना,
और ये वाला जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया तो उसको भी स्टार कर लो। हालांकि बहुत ज़्यादा हाई चांस नहीं है इसके आने के, बट एक बार देख लोगे तो आपको इजी होगा। ये दोनों क्वेश्चन स्टार कर लीजिए और एक बार करके देख लेना। चलिए एमसीक्यू पे आते हैं। पहला बताइए आंसर। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज, बताइए, वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट होती नहीं है, इनमें से ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट ही है। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। किसको आप नॉर्मल लॉस मानोगे, बताइए। नॉर्मल लॉस किसको मानोगे? पिलफरेज, ठीक है। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट इज नॉट ए नॉर्मल लॉस। लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, ये भी नहीं है। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, तो पिलफरेज ही होगा। पिलफरेज होते हैं छोटे मोटे लॉसेज जो होते हैं, हैंडलिंग में पड़ जाता है या इधर उधर मटेरियल, वो पिलफरेज हो जाएगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है? पिलफरेज ही होगा, एक बार चेक कर लेंगे थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, यानी करंट इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है और जो आप इश्यू कर रहे हो वो कम है, यानी कि क्लोजिंग प्राइस राइज कर रहे हैं, इसका मतलब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, मतलब जो रीसेंट प्राइसेस है, करंट प्राइसेस है, वो ज्यादा है, महंगे हो रहे हैं, और जो पहले का मटेरियल है जिस पे आप इशू कर रहे हो वो सस्ता है। तो कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? फिफो बनेंगे ना, फिफो आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बताइए। कंटिन्यू स्टॉक टेकिंग इज ए पार्ट ऑफ, परपेचुअल इन्वेंट्री का ही पार्ट होगा, ये होता अलग है लेकिन होता है परपेचुअल का ही पार्ट है। एनुअल स्टॉक टेकिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि तो साल में एक बार होगी। एबीसी एनालिसिस तो होगा नहीं, ठीक है, और बिन कार्ड का पार्ट होता नहीं है। परपेचुअल इन्वेंट्री में ही हम लगातार चेक करते रहते हैं। बस उसमें परपेचुअल इन्वेंट्री में हम लोग ये करते होते हैं कि हम लोग पीरियोडिक बेसिस के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री को चेक करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग बाहर वाले स्टाफ को बुला के फिर चेकिंग करा लेते हैं, और एक सडन चेकिंग होती है, पहले से इंटीमेट नहीं करते हैं। वो जो स्टाफ चेक करने आता है ना तो स्टोर डिपार्टमेंट का होता है ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू अ मटेरियल प्राइस एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस, बताइए। स्टैंडर्ड प्राइस, व्हेन मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव absurd result, बताइए। बहुत ज्यादा मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव absurd result is, बताइए। सिंपल एवरेज। बाकी में तो फिर भी थोड़ा बहुत होता है, ये सिंपल एवरेज बड़ा खतरनाक है क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्राइसेस की एवरेज है, क्वांटिटी तो हम कंसीडर नहीं कर रहे, और प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो वहां पर आपको ये बड़ा बेकार प्राइस करेगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है मूविंग एवरेज प्राइस मेथड, ठीक है। When price fluctuates widely, the method that will smooth out the effect of fluctuations, बताइए। वेटेड एवरेज, ठीक है, क्योंकि हम पुराने को भी क्वांटिटी ले लेते हैं और नए की भी क्वांटिटी ले लेते हैं। नेक्स्ट, अंडर फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग आइटम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज ऑफ आइटम ऑफ इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म यूज फॉर मेकिंग a formal request to the purchasing department to purchase material, purchase requisition note, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट हाउ मनी मनी कैन बी सेव्ड बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल है, वही वाली बात है कि अगर आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कर रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, अगर आप ये वाली क्वांटिटी कर रहे हो तो कितना खर्चा आएगा, तो डिफरेंस लेके आपको बताना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। स्टेट वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट, ये वही सेम आप पहले निकाल लीजिए कि आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है। फिर वो कह रहा है कि अगर आप 4000 कंपोनेंट एक बार में मंगवाते हो तो आपको 4% डिस्काउंट देंगे। तो बताइए आप मंगवाओगे, नहीं मंगवाते हो, तो आप देख लीजिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट होता नहीं है तो कितना आपकी रिलेवेंट कॉस्ट बनेगी, कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट। और अगर आप 4000 मंगवाओगे
इवन मटेरियल कॉस्ट भी कंसीडर करनी पड़ेगी आपको। तो कितनी पड़ेगी तीनों कॉस्ट, और अगर आप ये मंगवाओगे तो आपको कितनी कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी और कितनी मटेरियल कॉस्ट पड़ेगी, जोड़ के देख लीजिए और फिर आप डिसाइड कर लेना कि हमें डिस्काउंट लेना है कि नहीं लेना है। नेक्स्ट, एनुअल डिमांड आपकी दे रखी है, रिलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखा है, कैरिंग कॉस्ट किया हुआ है, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है और रिलेवेंट कॉस्ट भी पूछी है। और फॉर EOQ कंप्यूट द नंबर ऑफ डिलीवरीज पर ईयर फॉर सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। तो नंबर ऑफ डिलीवरीज भी कितनी बार मंगवाओगे, अगर मान लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई दोनों की, तो साल में एनुअल डिमांड पता ही है, डिवाइड करके देख लीजिए कितनी बार मंगवाओगे, वही पूछा है। 3 टाइप का रॉ मटेरियल है, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। ये हमने क्वेश्चन किए हैं कई बार, तो ये वहां से निकल जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप सॉल्व कर दोगे, नहीं आते तो नहीं आते। ठीक, ये आपका टेबुलेशन वाला मेथड है। आपको याद होगा टेबल बना के आपको देखना पड़ेगा कि किस लेवल के ऊपर आपका रीऑर्डर लेवल क्या होगा, सॉरी रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, तो वो है। इसमें भी हम लोग ये बताया हुआ है, एनुअल 5000 है, द ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 1200 है और आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट है। आपको बताना कि मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। अब इसमें ना ये नहीं बताया हुआ कि किस में से चेक करना है आपने, तो आप ले लो एक 500 ले लो, 1000 ले लो, 2000 ले लो, 3000 ले लो, 3000 से ऊपर ले लो, या बिटवीन में भी ले सकते हो, 1000 ले लो, फिर 1500 ले लो, फिर 2500 ले लो, फिर 3500 ले लो। ऐसे लेवल लेके फिर चेक कर लीजिए किस लेवल के ऊपर। इन्होंने बताया नहीं है कि किस किस प्राइस के ऊपर। एक लेस देन 500 का उठा लो ये वाली क्वांटिटी, एक 500 1000 के बीच में से उठा लो, 1000 उठा लो या 750 उठा लो, एक 1000 और 2000 के बीच में से उठा लो ताकि ये प्राइस यूज हो जाए, एक 2000 और 3000 के बीच में एक क्वांटिटी उठा लो और एक 3000 से ऊपर वाली एक क्वांटिटी उठा लो। तो उस पर आप देखोगे कहाँ पे ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम आती है, वो वाला हमें एक्सेप्ट करना। टेबल बना के हमने किया हुआ, टेबुलेशन से क्वेश्चन होगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी हर एक बच्चे की क्वेश्चन आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हर बंदा अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, दिया नहीं हुआ इन्होंने। कहता कि व्हाट विल बी द योर आंसर टू द अबव क्वेश्चन इफ देयर आर नो डिस्काउंट ऑफर्ड एंड प्राइस पर टन इज। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लो, तो उसके हिसाब से आप बताओगे कि आप कितनी मंगवाओगे। अगर 1500 प्राइस पर टन 1500 है और आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो हम टेबुलेशन मेथड क्यों फॉलो करेंगे, फिर तो आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मेथड फॉलो करोगे, तो वहां से जो भी आएगा वो आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगी। नॉर्मल क्वेश्चन है ये। 7th, G Limited produce a product which has monthly demand of 4000. The product require a component X. ये आपका प्रोडक्ट की डिमांड है और आपका ये रॉ मटेरियल है, उसकी परचेज प्राइस 20 है। फॉर एवरी फिनिश्ड प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपकी एक्स की रिक्वायरमेंट भी 4000 ही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है और होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। ये आपका वो वाला है FIFO, ये हमने क्लास में आई थिंक ऐसे ही किया हुआ है एक एग्जाम्पल। और ये स्टोर लेजर का क्वेश्चन है, ये भी हमारा हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए अब हम चेक कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में तो नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है सारे वैसे तो। ये तो कॉस्ट शीट बनाने का क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमने कॉस्ट शीट में किया क्वेश्चन, है ना, चेक करना। कॉस्ट शीट में क्वेश्चन किया ये, है ना, ये कॉस्ट शीट में हमने क्वेश्चन कर लिया है। ये वहां पे भी था क्वेश्चन, हमने किया था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना एक बार, क्योंकि ये सारे मेथड से पूछ रहा है ना, तीनों मेथड क्लियर हो जाएंगे। वेटेड भी एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा, FIFO मेथड भी हो जाएगा और आपका LIFO मेथड भी इसी क्वेश्चन में आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट लॉस भी निकालने को बोल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर कर लेना। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। इसमें ये वाला पॉइंट है, टोटल कॉस्ट निकाल के 2/98 करके अदर कॉस्ट जोड़नी है। आई थिंक ये टेस्ट में भी आया था आपको क्वेश्चन, है ना, ये वही वैसे ही क्वेश्चन है। तो ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो MTP का क्वेश्चन है।
तो इसमें CGST और SGST का आपको क्रेडिट नहीं अवेलेबल होगा तो कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, रोड टैक्स ऐड हो जाएगा, फ्री ऐड हो जाएगा, डिटेंशन चार्जेस ऐड होंगे, कमीशन ऐड हो जाएगा, अमाउंट डिपॉजिटेड, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, आपकी कॉस्ट आ जाएगी 30,000 और जो आएगा वो 98% होगा टोटल कॉस्ट का। तो ये अदर कॉस्ट क्या आ जाएगी, अदर कॉस्ट कैसे निकालोगे, जो भी आया इंटू 2/98 करके अदर कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट आएगी और फिर आप 5,000 डिवाइड बाय 20% माइनस कर दीजिए तो 4,000 यूनिट्स का आपके पास इन मटेरियल आ जाएगा और डिवाइड कर लीजिए तो आपके पास कॉस्ट पर केजी आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी। ठीक है, ये वही है। एक मिनट डिटेंशन चार्जेस नहीं लेने हैं, एबनॉर्मल लॉस है, डिटेंशन चार्जेस आपने नहीं लेने हैं, नोट देना है आपने, जीएसटी पेबल हो जाएगा, डिटेंशन चार्जेस नहीं लेने और ये आपको जो नॉर्मल लॉस है शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट टू असरटेन द टोटल कॉस्ट। तो नॉर्मल लॉस तो माइनस नहीं करते होते शॉर्टेज, ये तो रेट को इन्फ्लेट करती होती है। ठीक है, द कंपनी प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट, कितने क्वेश्चन है इसमें देखना जरा। ये क्वेश्चन कर लेना प्लीज, ठीक है, रेशियो वाला। है कुछ नहीं है बट रेशियो है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ईओक्यू का क्वेश्चन है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, ये ईओक्यू निकालना है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, एवरीथिंग इज गिवन। इसमें कुछ ऐसा नहीं, कंपनी मैन्युफैक्चर 10,000 यूनिट पर मंथ है ये, तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 200, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, परचेज प्राइस 20 है, रीऑर्डर पीरियड गिवन है, यूसेज गिवन है और एवरेज कंजम्पशन दी हुई है, सब कुछ गिवन है, कैरिंग कॉस्ट 20% है, एवरीथिंग इज गिवन, फॉर्मूले में पुट करना और हो जाएगा। एनुअल डिमांड आपका 48,000 है, परचेज प्राइस 80 है और ये कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग प्रोसेसिंग एन ऑर्डर गिवन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। और ये तो आपका ईओक्यू आ गया और रेलेवेंट कॉस्ट है, कहता है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट चेंज कर दी और तो आपकी कॉस्ट क्या आ गई, डिफरेंशियल कॉस्ट पूछा है, यहां पर जो कॉस्ट आएगी और जो यहां पर कॉस्ट आएगी उसका डिफरेंस बताना है आपने। ठीक है, और इफ सप्लायर ऑफर ए बल्क परचेज ऑफ इतना एट दिस प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग नील हो जाएगी, तो आपको इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके देखनी है और बताना है कि पहले के मुकाबले में कॉस्ट कम है कि ज्यादा, इसके साथ कंपेयर करना आप। ठीक है, तो बता देना कम है कि ज्यादा है, तो उसके मुताबिक आपने डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे भी टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी, मटेरियल की, लेबर की, सॉरी मटेरियल की, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट आप निकाल लोगे, फिर कंपेयर कर लोगे। ये देखो ओरिजिनल और ये दोनों को जोड़ लीजिए और फिर जहाँ पे कॉस्ट का डिफरेंस आएगा पता लग जाएगा कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। नेक्स्ट, ये टेबुलेशन मेथड है, इसमें भी नहीं बताया देखो कि कौन कौन सी क्वांटिटी कितनी कितनी खरीदनी है। एक चीज, द ईयरली प्रोडक्शन ऑफ ए कंपनीज प्रोडक्ट विच हैज स्टडी मार्केट ऑफ 40,000 यूनिट्स। ठीक है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है तो रॉ मटेरियल भी 40,000 kg आ जाएगा। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 1000 है, इन्वेंट्री कॉरिंग कॉस्ट 20 है, द लीड टाइम 36 डेज है, सेफ्टी स्टॉक 1000 है, ऑफ रॉ मटेरियल मेंटेन बाय द कंपनी। द कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर, ये दिया हुआ डिस्काउंट, कैलकुलेट द रीऑर्डर पॉइंट कंसीडरिंग 30 डेज इन ए मंथ। तो आपको बताना है रीऑर्डर पॉइंट कैसे करोगे, किया है क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसको भी करना एक बार, निकल गया था, एक बार देख लेना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रिपीट है क्वेश्चन, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बैच का क्वेश्चन है, वैसे भी बैच में किया हुआ आपने ऐसा। ये तो इसका ही नहीं क्वेश्चन ना, मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ये भी जो भी हमने डिस्कस किया वैसे ही क्वेश्चन है, सेम। स्टोरेज कॉस्ट 1% पर मंथ किसका लोगे,
प्लस जो भी आएगा, 1 रुपया ये आ गया और 2 रुपये ये आ गए, तो दोनों 3 हो गए, तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट होगी पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई कर देना 12 से, ठीक है। ये पर एनम है, सॉरी, ये आपके 12 हो गया, 12 और प्लस 2 14 रुपीज पर एनम हो गया, बाकी नॉर्मल है। ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। ये सेम आ गया, नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल है ये भी। किसमें? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, ये कैसे निकाल लिया? मैक्सिमम स्टॉक के लिए आपके पास क्या जानकारी है? तो वहां से निकल सकता था। रीऑर्डर लेवल पता है? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम स्टॉक लेवल भी है? एवरेज कंजम्पशन दिया हुआ पूछा है तो मिनिमम तो निकल ही जाएगा। रीऑर्डर पीरियड 10 दिन है और आपकी कंजम्पशन देखो 60,000 डिवाइड बाय 300, तो पर डे की कंजम्पशन कितनी आ जाएगी? आपकी एनुअल 60,000 है ना, तो 60,000 आपकी एनुअल डिमांड है और 300 दिन लेके चल रहे हो आप, तो कितनी आ जाएगी? 200 यूनिट पर डे की कंजम्पशन है, तो आपका लीड टाइम कितना है? 10 डेज इंटू 2000, तो ये और ये सेम हो जाएगा, 6 कट जाएगा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी प्लस आपने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, यही आएगा। ये और ये तो कट गया ना, आपस में कट जाएगा कि आपका रीऑर्डर लेवल और ये मिनिमम कंजम्पशन बराबर है, तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही रह गया, तो प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएगा तो आप सेफ्टी स्टॉक नहीं आएगा, बट अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो सेफ्टी स्टॉक भी तो मेंटेन किया होगा, उसी में तो कंजम्पशन हुई होगी, इसलिए। तो ये वाला पॉइंट देख लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन का। 17 तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें स्टार कर लो, ये 18 क्वेश्चन कैलकुलेशन करके देखना प्लीज। EBQ का क्वेश्चन है, या नहीं है होगा? ये एवरीथिंग इज गिवन, पेपर का क्वेश्चन है नवंबर 23 का, इसमें एवरीथिंग इज गिवन है, तो दिस इज ऑल अबाउट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अब देख रहे हो कि जो स्टोर लेजर वाले क्वेश्चन है वो एक ही दिया हुआ है इसमें, तो पेपर में इतनी फ्रिक्वेंटली आ नहीं रहा, ना आरटीपी में पूछ रहे हैं ना एमटीपी में पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने क्वेश्चन टिक करवाया एक बार कर लेना, कोई पता नहीं होता कि किसी अटेम्प्ट में आ जाए। ज्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, इसी के ऊपर क्वेश्चन घूम रहे हैं। तो अगर मान लो आप इन चीजों को अच्छी तरह तैयार कर लो और एक बार स्टोर लेजर का जो मैंने क्वेश्चन हाईलाइट किया वो कर लो, तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।